सबसे पहले हम Recording in progress. डिस्कस करते हैं जो बिगनर बॉक्स वगैरह दिए थे, ठीक है? सभी ने कर लिए? यस सर, थोड़े डाउट थे उसमें। बिगनर बॉक्स नंबर 1 पे आते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद 2 एक्सरसाइज को देखेंगे। बिगनर बॉक्स 1 में किसको डाउट है? 1 minute sir. Sum number 3, 6 and 8. Yes sir. 3 6 उससे पहले किसी को कुछ नहीं है? Sum number 3 सर हो गया पर थोड़ा कंसेप्ट में डाउट है। थर्ड वाले में देखो क्या बोला है। एक एम मास का ब्लॉक रखा है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ये एंगल थीटा है। इस फोर्स के पहले कंपोनेंट कर ले हम। इधर वाला एफ कॉस थीटा, ऊपर वाला एफ साइन थीटा। ये तो हो गए फोर्स के कंपोनेंट। ऊपर एक नॉर्मल जाएगा क्या? ऊपर एक जाएगा नॉर्मल इसी के डायरेक्शन में और नीचे लगेगा एक एंगल। अब क्या बोला है? कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ एज शोन इन फिगर सो दैट द ब्लॉक मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ डिस्टेंस डी दैट द ग्राउंड रफ, और ये सारी बातें होती हुई है। यानी अब ये बोल रहा है इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक v वेलोसिटी से आगे जाता है क्या, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, कुछ d चलता है, यही बोला गया है हमें। Yes sir. तो हम सबसे पहले मुझे फ्रिक्शन वगैरह निकालना पड़ेगा क्या? एक बात बताओ, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है Acceleration 0. म्यू रहेगा सर। यानी कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक। कांस्टेंट से चल रहा है तो कौन सा होगा? Statics. स्टैटिक सर। नहीं सर, काइनेटिक ही लगेगा ना। काइनेटिक होगा ना सर। हाँ सर, काइनेटिक ही लगेगा ना। अब हम ये बात करते हैं कि हमें सर बोला आपने भाई यही क्वेश्चन से चालू किया ना, मैं अभी ज्वाइन हुई। इसको बोला गया देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको ले जा रहे हैं और ये जा रहा है किसी डिस्टेंस डी तक दे रखा है और हमें बोला गया है सरफेस वगैरह कांस्टेंट है, ठीक है भाई? अब अगर हम देखें तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? Mu by n. Mu into n. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना। इसने बोला गया वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे ये बात समझ, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। क्या इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। Yes sir. आया ना? यस सर। इसका मतलब है एफ कॉस थीटा की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। क्या Yes sir. ये क्यों इक्वल? क्या ये बात समझ आई? क्योंकि Yes, sir. एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स जीरो होना चाहिए क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो बनना चाहिए, ये बोला हुआ है उसने साफ साफ। Yes sir. हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू। नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? mg minus sin theta. जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकालेंगे पहले, क्योंकि फोर्स आएगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट इनटू डी कर देंगे बस सीधा। एफ कॉस थीटा इसको इधर लेके आ रहे हैं, देखो तो ये प्लस का म्यू एफ साइन थीटा बनेगा इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ पर हमने एफ कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा? कॉस थीटा Plus mu प्लस sin ऑफ theta. इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई क्या? यस सर। डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है भाई? है तो ये अभी भी कांस्टेंट फोर्स ना, क्योंकि देखो म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, कॉस थीटा वगैरह सब कांस्टेंट है, तो है तो कांस्टेंट फोर्स ये। Yes sir. तो वर्क डन कांस्टेंट फोर्स का कितना होता है? एफ इंटू डी इंटू कॉस जीरो जाएगा। कॉस जीरो क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन हो रहा है क्या? या कॉस थीटा, थीटा लेंगे, यस सर। Cos 0 भी तो ले सकते हैं ना। थीटा लेंगे। जीरो कैसे ले सकते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल थीटा है तो हम एफ थीटा लेंगे। एफ डी कॉस थीटा। ये बात समझ आई क्या? एफ डी कॉस थीटा। सर 0 नहीं ले सकते पर मतलब। जीरो नहीं है ना, फोर्स का वर्क डन देख रहे हैं ना हम, इस फोर्स का। हाँ सर, ये सर समझा। माइक बंद करो जिसका भी ऑन है। तो फोर्स समझ आ रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एंगल थीटा है क्या दोनों के बीच? यस सर। मेरा वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा होगा क्या? कांस्टेंट फोर्स है। यस सर। तो मैं फोर्स की वैल्यू कितनी रखूंगा? म्यू एम जी, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इधर आ जाएगा कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा। क्या? तो ये मेरे पास वर्क डन है। हाँ सर, वो cos थीटा कैसे है वही नहीं समझ रहा था। बात समझ आ गई भाई सभी को? यस सर। हाँ जी। तो मुझे क्वेश्चन था, अगर W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा में डायरेक्टली हम लोग जो
न्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा डाले तब आंसर क्यों नहीं आ रहा फिर? क्या कर दें? f cos थीटा का हमें वैल्यू मिल चुका है कि न्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा, ठीक है, तो सर इधर डी भी आएगा ना, डी नहीं लिखा आपने। और एफ डी cos थीटा में से f cos थीटा के जगह वो वैल्यू क्यों नहीं डाल सकते और उससे क्यों नहीं आंसर आ रहा फिर? UMG माइनस एफ साइन थीटा क्यों नहीं डाल सकते? हाँ मीन्स w इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा, तो d इंटू एफ उस cos थीटा, डायरेक्शन d इंटू एफ cos थीटा, तो एफ cos थीटा की जगह वो वैल्यू आप ये कह रहे हो ना, ये एफ cos थीटा लेके मैं डायरेक्टली इनटू डी कर दूं। अब वो देखो ये हाँ ऑप्शन वाला सम नहीं है ना, इसलिए ऐसा रिजल्ट है, तो ये बना रखा है, डेरिवेशनल सम है ना, ऑप्शन नहीं दे रखे हमें इस टाइप। तो सर हम लोग अगर प्रॉपर वैल्यूज होते मीन्स नंबर्स होते तो ऐसे लिखा तो भी करेक्ट आएगा, सकते- राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो वही मैं कोई बड़ी कंफ्यूज बात हो नहीं। थी। यस सर। सर हाँ जी, सर इसके आगे का कराने से पहले ना एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है सर। उसको मैंने किया ना तो मुझे आंसर आ रहा था न्यू के mg माइनस एफ साइन थीटा एस, लेकिन सर उसका आंसर ना फोर्थ वाला दिया हुआ है माइनस न्यू के, तो मतलब सिमिलर ही है, तो एक बार वो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? बगडन बाय एक्सरसाइज फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का है ना भाई, फ्रिक्शन फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच एंगल 180 है ना, वहाँ इस फोर्स का थोड़ी ना निकाल रहे हैं, यहाँ हम इस फोर्स का निकाल रहे हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। दोनों में फर्क है, फर्क क्या है, यहाँ हम इस फोर्स का वर्कडन निकाल रहे हैं, वहाँ हम फ्रिक्शन फोर्स का वर्कडन निकाल रहे हैं। समझ आई बात? ओके सर। तो फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लग रहा है ना, हाँ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो है, आएगा तो उसके 180 ना लिए। एंगल, ठीक है? यस सर। सम इसलिए अलग है, वो क्लियर है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 and 8। 6 and 8 देखो भाई, 6 Question वाला number भी 4. 6 नंबर अभी करवाएंगे अपन, वेरिएबल फोर्स, तो इसको अभी छोड़ दो ना, साथ में अभी वेरिएबल फोर्स करोगे तब आ जाएगा, इंटीग्रेशन वगैरह क्वेश्चन करना। नंबर 8 यस सर 8। सर ये फोर्थ में भी डाउट है क्या? यस सर, फोर्थ में भी डाउट है। हाँ सर। फोर्थ में हमने डिफाइन किया था वर्क डन को एफ डॉट डी एक्स, याद है? यस सर। ऐसे हमने डिफाइन किया था ना फोर्स को, एफ डॉट डी एक्स। यस सर। तो मेरे को क्या बोला गया है, पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका फोर्स भी एक्स एक्सिस में दे रखा है, यानी कि यहाँ 2x dx आ जाएगा। क्या फोर्स 2x है यस सर। और डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में, तो 2x dx आ जाएगा यहाँ पर। ये बात समझ आ गई? यस सर। पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, x1 से लेके कुछ x2, इंटीग्रेट करके सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना? हो ही गया, Yes. सॉल्व क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाय 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट रखनी है बस x1 x2, ठीक है? समझ आया या Yes, नहीं sir. आया? यस सर। यस सर। और बोलिए। ऐसा ही देखो आप है ना, अटेम्प्ट करना चाहो तो 6 ये वाला कर सकते हो आप, जो वेलोसिटी वाला दे रखा है आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, b इज इक्वल टू a x की पावर 3/2 दे रखा है आपको रिलेशन। अब मुझे क्या बोला गया है, इसने बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालना 0 से लेके 2 मीटर के बीच, तो मुझे पहले फोर्स पता करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वर्क डन का फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। क्या अगर फोर्स भी x की फॉर्म में, तो सीधा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, cos 0 रहेगा, आया ना? यस सर। ये बात समझ आई? यस सर। यस मुझे सर। फोर्स ऑब्टेन करना पड़ेगा। फोर्स ऑब्टेन करने का तरीका क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ सर, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है? उसकी यूनिट पढ़ लो आप, यस सर, सब यूनिट कुछ और ही थी है। ये ए कांस्टेंट है भाई। तो मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूँ, पहले मैं dv बाई dx निकालू क्या, यस सर। क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है। क्या यस सर। बाद में इंटू भी कर देंगे। कांस्टेंट पड़ा रहेगा यहाँ पर, और a को आप लिख सकते हो v इंटू dv बाई dx, याद होगा सभी को। यस सर। v की वैल्यू रखोगे आप ax की पावर 3/2, और इसके साथ dv बाई dx कितना रख दोगे, 3/2 x की पावर 1/2 इंटू a। क्या तो क्या बनेगा, 3/2 इधर आ गया, a का स्क्वायर x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2, ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा, x की पावर 2 बच जाएगा सिर्फ। यस सर। 3/2 Yes, प्लस sir. 1/2 4/2, तो ये मेरे पास फाइनली एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को आप चाहो तो कैपिटल ए से दिखा दो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज नहीं हो दोनों कांस्टेंट में।
आ रही है बात समझ? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 3/2। ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? चाहो तो इसमें रख दो या बाद में रख देना, फाइनली ये बोल दे हम एक्सेलरेशन हम ऐसा बोल दें, बाद में रख देंगे, बात एक ही है। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। यस सर। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? m इंटू ए, और मास कितना दिया हुआ है पार्टिकल का? 0.5 क्या? यस सर। तो ये देखो 3/2 ए स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया, मास भी बाहर आ जाएगा क्या? अंदर बचेगा सिर्फ x स्क्वायर dx। यस समझ आई बात? 0 से लेके 2, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स आ सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है m, अब इसमें सारी वैल्यू फिट कर देंगे क्या हम? तो देखो 3/2 मास की जगह 0.5 है, तो 1/2 लिख दें। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, तो 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x 3/3, ये बनेगा ना ये, आया ना? यस सर। यस बस अब इसमें वैल्यूज फिट करनी है, सॉल्व कर लोगे वर्क डन आ जाएगा। सर इसमें जो ए का A5 m⁻⁻1/2 एक्सेट्रा लिया वो उसका यूनिट है। हाँ, तो कैसा? कांस्टेंट है वो कोई। सर। बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 2 में सर आंसर आ गया था सर, बट जो पीछे आंसर दिया था वो कुछ अलग ही दिया था। उसमें देखो आंसर आ गया ना आपका, अब कंपेयर करना है। सर कंपेयर करने का तरीका ये है, अब उसमें आंसर देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर उसने बोला कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेकंड वाला केस ज्यादा होगा, होगा क्योंकि उसमें सर। वर्क डन आ रहा है। यस सर। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, क्योंकि फर्स्ट का वर्क डन तो 0 है, तो कंपेयर भी हाँ क्या सर, करोगे? एक वो का वर्क कंपेयर डन नहीं कर 0 सकते। और दूसरे का कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। अगर मैग्नीट्यूड, वैसे मैग्नीट्यूड वाइज ही पूछा जाता है 101%, तो सेकंड वाले में कुछ वर्क डन है, फर्स्ट में तो है ही नहीं। ठीक है, यस सर। सर और अगर विदाउट मैग्नीट्यूड पूछे तो 1 तो का फिर ज्यादा होगा नेगेटिव, ना? फिर नेगेटिव वाला ज्यादा वो कम रहेगा ना, क्योंकि 0 यस वाला तो सर। नेगेटिव से बड़ा हाँ होता सर, है। 0 ज्यादा होगा। सर पीछे सर कुछ स्टेटमेंट में आंसर दिया था कि सर वो सेकंड वाला अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है वो करके। वही कह रहा हूँ ना मैं, डिपेंड करता है। और जनरली ऐसे सम्स में मैग्नीट्यूड ही पूछेगा, क्योंकि खुद सोचो 0 का नेगेटिव से एक में तो वर्क डन हो ही नहीं रहा और एक में कुछ हो रहा है, तो दोनों को कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं होता। यस मैग्नीट्यूड सर, को कंपेयर कंपेयर नहीं करो कर तो फायदा है, सकते। यस सर। क्योंकि 0 को माइनस से कंपेयर करके सेंस नहीं निकल के आ रहा ना। एक में तो वर्क डन है ही नहीं और एक में आ रहा है नेगेटिव, तो अब एक में यस जब हुआ ही नहीं है तो उसको कंपेयर कैसे करें? तो मैग्नीट्यूड हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यस सर। यस सर। ये समझ आ गया भाई सभी को? 6 वाला तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं ना? अभी पढ़ाएंगे ना, वो पढ़ाई नहीं है अभी, वो पढ़ाएंगे जब सब हो सकता है वो भी। ठीक है, ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम अभी पढ़ाई नहीं है, पहले पढ़ाएंगे तब ये काम हो। सर क्वेश्चन नंबर 8। 8th में क्या बोला गया है? फोर्स का अभी है ना, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स मेरे को पढ़ाने तो ये सारे वेरिएबल फोर्स के सम है। इन सब में देख रहे हो आप इंटीग्रेशन हो रहा है। ये वाला इंटीग्रेशन हुआ, इससे पहले भी एक सम में इंटीग्रेशन हुआ ना, ये Yes, सब sir. वेरिएबल फोर्स के हैं। अब एक्चुअल में क्या है, इतनी डेफिनेशन तो मैंने पढ़ाई दी है, तो ये होने को तो हो जाते, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। लेकिन ये टॉपिक Yes, अभी sir. वेरिएबल फोर्स है, उसमें होगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता था, मैंने ऑलरेडी आपको f.dx पढ़ा रखा इंटीग्रेशन के साथ, तो ये होने को तो हो जाते। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद ही होता, ये आराम से हो सकते थे। बस इसका मीनिंग अब समझ आ जाएगा आपको कि हमने कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन तो देख लिया। मुझे इसके सिखाने आपको कुछ इस तरीके के फोर्स जो वेरिएबल होते हैं। तो ये वेरिएबल फोर्स का 8th वाला अभी बस लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, मतलब यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो जो सीधा ऊपर जा रहा है और बाद में जो सीधा राइट की तरफ जा रहा है एक बार ये कौन सा पहुंचने वाला? के बाद। 8th सर में 8th क्वेश्चन में। यस सर। 8th में एक्चुअली क्या है, देखो x डायरेक्शन का फोर्स है kx और y डायरेक्शन का फोर्स है ky। आ रही है बात समझ? यस सर। तो अब हमें एक्चुअल में ये वेरिएबल फोर्स का सम हो जाता है। एक होगा fx dx x डायरेक्शन का और fy dy y डायरेक्शन का। आ रही है बात समझ? ओके सर, ऐसे करना था। हाँ, यस तो सर। x की लिमिट रखेंगे हम, x में 0 से लेके a तक भाग रहा है और y में 0 से लेके 0 जा रहा है। जैसे तो नॉर्मल ही है, हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का सम था ये। तो इसको हम करेंगे अभी वेरिएबल फोर्स जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, यस सर। बाकी हो गया था। सर 9th वाले में आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था। 9 कैलकुलेशन चेक करना, सिंपल सम है। सारे फोर्सेस को पहले ऐड करना है, नेट फोर्स निकालोगे आप। यस सर, वो किया फिर पता नहीं किया होगा तो 749 आ रहा था कैलकुलेशन। मुझे।
कैलकुलेशन चेक करो आप। F1 F2 F3 आपको ऐड करना है, क्योंकि ऐसे तो सिले मिस्टेक देखते रह जाओगे। खुद की गलतियां खुद पहचानना सीखो। और आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कैसे बनता है? 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, 4 -1 और 1, और एक दे रखा है 11 6 और 8। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये पोजीशन कोई R1 है या R2 है, तो R2 - R1 करूंगा क्या। यस सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा, ये 11 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, तो 11 में से 4 माइनस होगा क्या, यस सर 7 आएगा। 11 - 4 आई कैप। पहले तो ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा हमारे 6 पास, + 1 आई कैप। 6 + 1 हो जाएगा जे कैप, और ठीक 8 - 1 के कैप। यानी ये सारे के सारे वेक्टर कितने आएंगे, 7। 7 7 7 आ जाएंगे क्या। यस और सर। सारे फोर्सेस को आपको ऐड करके एफ वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब वर्क डन सीधा निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करना आता ही है हमें। ठीक है सर, मैंने यही किया था, सिर्फ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, वो मैं चेक कैलकुलेशन कर चेक लूंगी। करो, अदरवाइज ये एग्जाम तक की परेशानी है आप लोगों के साथ। एग्जाम Yes, तक फिर sir. यही चीज होती रहती है, कैलकुलेशन सुधारनी ही पड़ेगी। यस वैसे सर। डॉट प्रोडक्ट तो हम वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट बता ही दिया। तीनों को वेक्टर को ऐड करना भी आपको आता है। आई वाला आई से होता है, जे Yes, वाला जे sir. से, के वाला के से। उसमें कोई तोड़फोड़ मैक्स भी नहीं है, बहुत इजी सा, हमें इजीली हो जाएगा। सर हाँ जी, सर एक बार सर थर्ड वाले का सोल्यूशन बता सकते हैं? थर्ड वाला ये रहा। थर्ड में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, ठीक है। हाँ सर, उससे पता चलता है ना कि वो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है। फ्रिक्शन भी पता लगता है, साथ साथ ये भी पता लगता है कि एफ कॉस थीटा और एफ के इक्वल होंगे। क्यों, रीजन यही है कि इसका एफ नेट 0 होना चाहिए एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है इसकी। यस सर, समझा सर। तो मैंने ब्रैकेट नहीं खोला था ये वाले में। ये डेरिवेशन स्टेप है, इसमें अब आपके ऊपर है, आप किस लेवल तक जाते हो, डिपेंड करता है। इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े सम घर आते नहीं है डेरिवेशनल सम, ये तो सिर्फ सिखाने के लिए आपको कि आप नॉर्मल वगैरह और ये सब लेना सीखते हो, ठीक है। सर वैसे अभी समझो सर, ऑप्शन में कभी कभी तो ऐसे फॉर्मूला दे के भी पूछ लेते हैं ना। मुश्किल होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। नहीं सर, मतलब ऐसे वाले पूछ सकते हैं क्या सर, जिसमें से मल्टीपल डेरिवेशन आ सकते हो। सर जैसे अभी कृष्ण ने थोड़ी देर पहले बोला था ना सर कि एफ के डायरेक्शन में लेके पूछ ले, या फिर सर हम कॉस वो ब्रैकेट को पहले ना खोले तो सर एक अलग आंसर आ रहा है। उससे ज्यादा अच्छे, लेकिन सम मतलब वैल्यूज वाले ज्यादा पूछे आते हैं वर्क एनर्जी में। अगर उसे कुछ फंक्शन वगैरह बनवाना होगा ना, तो वो वेरिएबल फोर्स में हो सकता है। एक्चुअल में ऐसे सम्स के क्योंकि ये ऐसे तो सम्स जो है बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं उसके, तो फिर हाँ सर। हमें क्या करे फिर। डिपेंड डिपेंड करता है। किसी ने मान लो डी का कंपोनेंट मार दिया फोर्स की डायरेक्शन में, किसी ने फोर्स यस का सर, कंपोनेंट वैसे ही। डी की डायरेक्शन में, डिपेंड करता है। जैसे अभी तो ये सिचुएशन इजी दिख रही है, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी है ना जिसमें एफ पैरेलल हो सकता है या फिर डी भी पैरेलल हो सकता है फोर्स के, तो वो डिपेंड करता है क्या रहता है। हो गया भाई यहाँ तक, सभी को समझ आ गया। बिगनर बॉक्स वन में किसी की और कोई डाउट, बिगनर बॉक्स में किसी की और डाउट? नो सर। हो गया पूरा, सर 10th क्वेश्चन वाला हो गया नंबर था। 8। 8th बताया ना कि अभी करेंगे वेरिएबल फोर्स का, थोड़ी बहुत हिंट तो दी थी थे लेक्चर में अभी। यस सर। जब बोला तो सुना नहीं आपने भी, मैंने कहा वैसे तो वेरिएबल फोर्स में हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने हिंट दे दी थी कि ऐसे ऐसे कर लो। उसको अभी करवा देंगे, ठीक है ना। अभी और देख लेना वापस। एक्सरसाइज 1 में बोलो फटाफट। सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। 9। You lift a heavy book from the floor of the room and keep it in the bookshelf having a height 2 meter. In the process you take 5 seconds. The work done by you will depends upon. वर्क डन को मतलब होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। तो यस किसी सर, भी MGY। बुक को अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो एक तो इसका वेट यानी mg का वर्क डन होगा क्या, यस। और एक एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा। यस। दो ही पॉसिबिलिटी है। यस सर, और हाइट होगा। और हाइट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी रहता है कुछ ना कुछ। ये तीन ही पिक्चर में रहने वाले हैं क्या, टाइम से सर तो मेरा लेना एक देना नहीं है डाउट है ना। सर। हाँ बोलो। सर ये जो है सर, ये तो विद रिलेशन टू ग्रेविटी है ना सर। सर अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि सर द वर्क डन बाय यू, सर मतलब हम चाहिए तो सर चाहिए तो तेज भी लेके जा सकते हैं ना ऊपर, तो सर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो सर टाइम भी आ जाता है ना रिलेशन में। कैसे टाइम आ जाएगा, मतलब मैं समझा नहीं। सर मतलब अभी समझो मेरे को वही बुक तेजी से ऊपर रखना है, तो सर मेरे को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना उसको, और सर अगर फोर्स ज्यादा लगाया तो सर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा।
सर वही है टाइम ना, कम होगा। वो एक्चुअल में कांस्टेंट वेलोसिटी वाली फाइंड होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ले जा रहे हैं हम, एक्सीलरेशन जीरो रहता है ऐसे केस में। आप बुक को ऐसे उठा के रखोगे ना ऊपर की तरफ, तेज क्यों रखोगे आप, कॉन्सेप्ट वही रहता है इसमें, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एक्सीलरेशन नहीं रहता है कहीं भी। आ रही है बात समझ? क्योंकि अगर मोस्टली एक्सीलरेशन, इसीलिए कंसिडर करें। हाँ क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बना के कोई फायदा नहीं रहेगा, फिर तो वो डिपेंड कर ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे केसेस का मतलब यही होता है वेलोसिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स के वर्क हैं सारे। हाँ सर, उसका फिर सर क्वेश्चन का एमजी। पूछने का मतलब ही उसका कांस्टेंट फोर्स का है। भाई आप बुक को ले जाने के लिए फोर्स तो उतना ही लगाओ ना जितना उसका वेट है, क्यों जबरदस्ती तेज करोगे आप? आ रही है बात समझ? सर क्या भरोसा सर। जी सर भरोसा तो नहीं है ना, लेकिन जनरल मेथड तो ये कहता है ना, ऐसे सोचने का तो एंड नहीं है, लेकिन नॉर्मली तो मेथड ये कहता है आप बुक होता है तो उतना ही फोर्स लगाते हो ना भाई। यस सर, यस सर। और सर ह्यूमन लिफ्टिंग के केस में एक्सेलरेशन पॉसिबल रहेगा क्या? इसमें सर जैसे हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी ही रहेगी ना, हमारा टारगेट एक्सेलरेशन ये कैसे रहता है, रहेगा? हम ऑलमोस्ट इसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाते हैं ना, एमजी के अकॉर्डिंग। हमारा यस सर, टारगेट ये रहता है ना, तो हमारा नेट यस फोर्स सर, बैलेंस ही रहता है ना एमजी से, तो एक्सलेशन जीरो रहता है। इस यस यस डायरेक्शन का एफ सर, नेट हम जीरो रखने की कोशिश करते हैं। आ रही है बात समझ? यस सर, इसलिए ऐसा होता है। तो सर इस वाले हमारा वर्क केसेस का तो मतलब ये होता है कि स्लोली आप लेके जा रहे हो बुक को ऊपर। आ रही है बात समझ? या यस कांस्टेंट सर, वेलोसिटी ले जा रहे हो? वेलोसिटी भी है तो नेग्लिजिबल है, ऐसे फास्ट फ्लो का केस नहीं है, आपने बुक को एकदम रख दिया उठा के, फिर उस केस में तो ट्रेजेक्टरी वगैरह फिर बहुत चीजें आ जाती है। आ रही है बात समझ? यस यस सर, सर, वो भी है। भाई हो सकता है किसी ने ऐसे फेंक दी बुक को, तो फिर तो ये भी लग जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह भी, फिर तो नॉर्मली बदल जाएगा। ग्राउंड पे रखा होगा तो बहुत सारी फैक्टर आ जाते हैं अपने लिए। तो अगर आप सिंपल हवा में लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स हम जितना वेट होगा उतना एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग उस बॉडी को उठाएंगे, सीधा वर्क डन। वैसे भी ये कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन है, तो दो ही चीजें होती है, एफ डी कॉस थीटा। ये बात समझ? यस सर। तो एफ डी कॉस थीटा में क्या क्या आ रहा है? अब देखो वर्टिकली है तो एंगल तो या तो जीरो होगा या 180 होगा, ऊपर ले जा रहे हो तो सीधी बात है जीरो ही होगा। तो यस वर्क डन जो हमारा है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही रह गया। फोर्स देख लो, फोर्स आपके ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, एमजी कितना लगा रहे हो आप उस एमजी पर। और हाइट। ठीक है भाई? यस सर, सर यही डाउट और था बोलिए। सर। सर क्वेश्चन 14 सर, The question 14 number 14. 14 14 देखते हैं चलो। 14 को समझने के लिए अच्छे से समझना, दिमाग तेज रखना, थोड़ा सा अच्छा समय, इसलिए याद होगा मैंने एक आपको बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें हमने कहा था कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे, एक सम हमने लिया था इस टाइप यस का, सर, जिसमें ये सर्किल टाइप हमने लिया था। एक सेकंड यार, ये क्या हो, हमने इस तरीके का एक सर्किल अज्यूम किया था, और हमने कहा था कि यहाँ से एक कुछ इस तरीके की रॉड जो कि एल लेंथ की है, इसको हम घुमा रहे थे, याद है? तो यहाँ पे एफ फोर्स यस सर, लगाया था हमने कुछ इस तरीके का, और यस थोड़ी देर बाद मैंने कहा था अभी इसकी कैलकुलेशन में आगे कराऊंगा, ये बात कही थी ना भाई। यस सर, कैलकुलेशन पे मत जाना, कैलकुलेशन हम अभी करेंगे, क्योंकि इसमें गलत कन्वेंशन क्या सेट रहता है वो देख। ये फोर्स इस तरफ क्या मान लो, तो ये लेंथ एल है, और हम इसको पहले मैंने यही चीज पूछी कि इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नॉन जीरो होगा, यही चीज पूछी गई थी। मैंने कहा कि इस फोर्स की वजह से मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, सपोर्ट डीएस। आ रही है बात समझ? यस। तो हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एफ इंटू डॉट डी। डी। यस। अब यहाँ पर ये एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन में रखा है हमने, क्योंकि वेरिएबल रखेंगे हम, छोटे से एलिमेंट पे काम कर रहे हैं क्या, तो पूरे के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? एक बात और हम सीख चुके थे कि वर्क डन जो है वो एफ डी एस कॉस 180 होगा क्या, या कॉस जीरो लेंगे इस वाले केस में, क्योंकि सर दोनों ये वाले डायरेक्शन में जीरो होगा ना? दोनों केस में जीरो हो जाएगा, तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ यस। पर एफ डी एस कॉस जीरो हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन होता तो ये 180 हो जाता। आ गई बात समझ? यस अब फोर्स आपका कांस्टेंट है क्या, तो अंदर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बचा क्या? यस सर, यस सर। ये यस डीएस सर, स्केलर है या वेक्टर है अभी अभी इस वाले केस सर इस वाले में सर स्केलर है ना सर? स्केलर है स्केलर सर, बन चुका है ये। यस यहाँ सर, तक वेक्टर कहानी थी, लेकिन अभी ये स्केलर बन चुका है क्या, क्योंकि यस सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर नहीं है। आ रही है बात समझ? यस सर, और ये अब स्केलर क्वांटिटी मतलब सिंपल पाथ लेंथ है क्या, यस तो हम यहाँ को इसको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, घुमा के लेके आ रहे हैं, तो टोटल कितना चलना पड़ेगा मुझे जीरो से लेके 2, 2 पाई एल। आया ना? पूरे पाथ की रेडियस कितनी होगी 2 पाई एल,
Yes. बात समझ आ रही है Yes, क्या? सर ये वाले में तो मेरा आर थीटा होगा ना क्या सर, ये वाले केस पूरा में? वन रोटेशन बोल रहे हैं हम, वन रोटेशन, ठीक है। ओके सर, ओके सर। जब कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अगर होगा, ये घूम के वापस इस जगह पर आएगा, तो टोटल इसको जहां से यहाँ तक बोले, अगर सपोज वो यहाँ तक रोक देता तो हम अकॉर्डिंग टू लिमिट चेंज कर लेते। मान लो वन रिवोल्यूशन होता तो 0 से 2 पाई एल क्या यस सर। वर्क डन जो आता वो एफ इंटू 2 पाई एल आ जाता क्या? यस Yes, sir. अब सेम सम ये है, देखो अब आपको जो ये वाला सम दिया हुआ है, इस पे अच्छा। बोला हुआ है, हाँ जी, सर अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन बोला तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा ना। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, हम तो इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं वर्क डन में ये एफ डॉट डीएस होती है, स्केलर बन चुका है, इसलिए अब यहाँ पर ये डीएस का मीनिंग तो स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस एक पाथ लेंथ ही है क्या, कहाँ से कहाँ तक आप एक एलिमेंट ले रहे हो, उसको कहाँ से कहाँ तक चला रहे हो, 0 से चला के उसको टोटल Yes, 2 पाई एल कवर करा रहे हो क्या? यस Yes, सर, sir. वेक्टर नहीं है, वेक्टर डीएस वेक्टर होता तो ये 0 होता ना, क्लोज लूप बनता। यस सर, Yes, sir, इंटीग्रेशन ऑफ understood, sir. डीएस वेक्टर थोड़ी ना है, ये होता तो 0 आता। बात समझ आई? यस सर, इसलिए मैंने कहा था कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, क्योंकि उस टाइम पे आपको इस बातें समझ नहीं आती, लेकिन आप थोड़ा बहुत अब समझ सकते हो, वर्क डन जैसी डिफाइन हो कि हाँ Yes, सर sir. यहाँ इनिशियल से फाइनल लिमिट रखी जाएगी। क्लियर है बात? यस सर, Yes, sir. हाफ रिवोल्यूशन होता तो मैं पाई एल तक रुक जाता, ऐसे कुछ भी लिमिट हो सकती है क्या डीएस की? डीएस तो पाथ लेंथ का काम करेगा। यस सर। यस सेम सर, इसी केस में अब आप पढ़ो, एक पेंसिल है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो जाएंगे क्या? यस Yes, sir. Opposite तो सिर्फ direction. माइनस आ जाएगा, सिर्फ अच्छा। माइनस आ जाएगा। Yes, sir. तो वर्क डन आप जब डिफाइन करोगे तो आप लिखोगे माइनस का फ्रिक्शन फोर्स क्या, वो म्यू इनटू एन होगा, आया ना? और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 2 पाई आर आ जाएगा क्या? देखो हाँ, एक sir. सर्किल बोला है ना, कंप्लीट वन सर्किल, आया ना? Yes, Yes. sir. तो कंप्लीट वन सर्किल वाला ही केस तो निकाला है हमने, तो यहाँ पर 2 पाई आर आ जाएगा क्या? यस वैल्यूज फिट करो, देखो म्यू कितना है 0.5, नॉर्मल उसने खुद दे दिया है क्या हमें, Yes. यस Five. 5 और वो 5 तो कट जाएगा। और रेडियस कितनी है 1/5। 1/5. यस सर, कर लो, आंसर बनता है क्या वही जो पूछा है? -5. Yes, sir. समझ आ गया भाई? सर वो एक डाउट था सर, वो हाँ जी। 13th वाले में टचेस द ग्राउंड है तो 0 आएगा ना, मतलब ग्राउंड पे हो गया तो सब खत्म पहली बात हो तो गया। किसका वर्क डन पूछा है, टेंशन का क्या, हाँ, यस सर. और नेट वर्क डन पूछा है। मैंने पहले लिखा रखा है इंटरनल फोर्स का वर्क डन कितना होता है, यस सर, 0 तो पूरे सिस्टम के लिए टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाएगा, टेंशन का नेट वर्क डन 0 आता है, याद करो, लिखवाया हुआ है नोट्स के हाँ अंदर। सर, यस सर तो लिखवाया. ये बिना सोल्व करे कर सकते हैं ना हम सॉल्व, ओके Yes, sir. सर. हमें सीधा पता है नेट फोर्स पूछ रहा है, नेट वर्क डन पूछ रहा है किसका, टेंशन का। जब मैं इस पूरे को सिस्टम मानूंगा तो मेरा टेंशन एक तरीके से इंटरनल का काम करेगा, तो सीधा 0। ठीक है भाई? हाँ सर वो तो है ही, लेकिन मतलब ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जैसे ही वो ग्राउंड को टच किया टेंशन ही खत्म हो जाएगा उसमें. टेंशन क्यों खत्म हो जाएगा? सर से वो छोटा एमजी का टेंशन लगेगा सर, मतलब बट ओवरऑल तो नेट 0 रहेगा। स्ट्रिंग में तो टेंशन रहेगा ना भाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डी तक नीचे लेके आ रहा हो, तो वो एम वाला मास भी तो ऊपर जा रहा है ना। हाँ, लेकिन सर वो जो कैपिटल एम वाला मास है वो तो फाइनल ग्राउंड पे. कंडीशन सोच रहे हो आप, जब वो इसको रख Yes, दिया sir. हमने ले जाके, रखने के Yes, बाद sir. थोड़ी ना उस इंस्टेंट पे बात करते हैं हम, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, कि वहां से इनिशियल से फाइनल पोजीशन, उसके बाद क्या हो रहा है वो थोड़ी ना देखते हैं। जस्ट Yes, उस sir. इंस्टेंट पे जब टच हुआ होगा, जब तक तो टेंशन थी ना भाई। सर Yes, वैसे sir. टच होने पर भी टेंशन बचेगा ना सर, छोटा एमजी का। स्मॉल एम वाले ब्लॉक को तो ऊपर टेंशन ही बचा के रख रही है, ओके, हाँ सर समझा. यस सर. कि ये भी तो इस तरफ है ना भाई लगा हुआ, ये हटा थोड़ी ना है। अब यस सर, वो यस. कंडीशन फिर अलग होती है कि ये वाला सर ब्लॉक इस तरफ आ गया, ये झूल गया हवा में, फिर टेंशन खत्म हो गया, तो वो फिर कंडीशन बहुत है। मैंने कहा ना, इसलिए फाइनल हम क्या हो रहा है वो नहीं देखते, हम उस इंस्टेंट पे बात करते हैं, वर्क डन एक इंस्टेंट पे डिफाइन करते हैं हम, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उसके बाद क्या होगा हमें क्या पता। आ रही है बात समझ? यस सर समझा. क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये आदत इसलिए डाल लो क्योंकि अभी स्प्रिंग के सम होंगे, उसमें फिर आप बोलोगे कि सर ये ऐसा भी तो हो सकता है, तो उस इंस्टेंट पे कहानी होगी, क्योंकि स्प्रिंग में ब्लॉक लगाएंगे हम, उस ब्लॉक Yes, को sir. छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक ऐसे नीचे भागेगा, और एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, उस टाइम पर इसमें एक्सट्रीम यानी सबसे ज्यादा इलोंगेशन आएगा। तो ऐसे भी केसेस हम करेंगे। ये बात समझ आ गई? सर इधर माइनस क्यों आया इधर सर? फ्रिक्शन और फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना भाई, जिस तरफ घूम रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा ना। यस सर, समझा सर. अपोजिंग होता है इसलिए। ठीक है, और कोई डाउट है एक्सरसाइज में?
तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार एक्सचेंज 15 16 16 में देखो क्या बोला गया है, एक वेज के ऊपर इसको चलाया गया है। ये सेम सम मैंने नोट्स में करा रखा है आपको, वेज चलाया था याद करो, यहाँ तक डिस्प्लेस कराया था, सेम सम है कॉपी में, किया था कि नहीं किया था ऐसा सम? Yes, देखो sir. आप, यस सर, ओनली डिफरेंस है कि इसमें नीचे सेम जाता सम ही नहीं तो है। है यार, सारी मैंने तो आपको कैलकुलेशन तक करा दी, बस वो बात अलग है मैंने यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी चलाया था, कोई बात नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी Yes, sir. एम वेज के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो सीधी सी बात है नॉर्मल का वर्क डन तो आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तो कुछ है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो या नहीं हो, आ रही है बात समझ? यस सर। नॉर्मल का वर्क डन इधर तो आएगा ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो चुका है, वो एंगल वगैरह हमने फाइंड किए थे याद करो, तो ये सेम सम कॉपी के अंदर किया हुआ है, उसको देखो और इसको करो, अपने आप आ गई बात समझ? ओके सर, यस सर। ये वही वाली एप्लीकेशन है जो हमने वेज को चलाया था, वो इसीलिए कराया था ताकि इस टाइप के सिचुएशंस को आप इजीली एनालाइज कर पाओ और आपको पता रहे, पर यहाँ तो वैसे आपको इतनी जरूरत नहीं है, ओरली देख के पता लग रहा है वेज खिसक रहा है, तो नॉर्मल का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल है तो मतलब वर्क डन आएगा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नॉर्मल का वर्क डन 0, लेकिन अभी वेज खिसक रहा है तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट तो है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? यस सर। बाकी हो गए भाई सभी के? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 8 आप करा सकते हो बिगिनर बॉक्स 1 में। 8th में क्या बोला है भाई? A student of Alan is going from Rajiv, building वापस वही- holding this direct बिगनर distance बॉक्स between this, calculate work done by gravity, gravity का work done कितना होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट के क्या है, सर परपेंडिकुलर है क्या? बिगिनर बॉक्स 1 क्या कर रहा हूँ। सर वो बिगनर Beginner बॉक्स box one बोल रहा है। 8th अभी करवा रहे हैं, 8th अभी करवा रहे हैं, मैंने कहा ना 8th अभी करा देंगे वेरिएबल फोर्स का, ठीक है? 8th वाला जस्ट अभी कर रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है? सर एक्सरसाइज ओके, 1 का ओके। 5th वाला बताओ ना, कौन सा? 5th वाला। A person of mass m is standing on one end of plank m length l, सेम सम है ना यार, नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा खुद सोचो, एफबीडी बनाओ, डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है वो प्लैंक पे, सर दूसरे एंड पे। तो और चल तो ऐसे ही रहा है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ सर, अच्छा नॉर्मल हाँ कैसे हाँ होता है? समझा समझा, 0 रहेगा बस सर, खत्म, वर्क डन फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट बाजू में। एंगल 90 है, खत्म सम। यस सर यस सर। सर वही वो समझा, मतलब मैं क्या सोचा कि वो एक साइड खड़ा है तो प्लैंक भी नीचे जाएगा ना, ऐसा करके सोचा मैं। हो जाएगा भाई? यस सर। बढ़े आगे, अब टॉपिक पढ़ लेते थोड़ा सा, सबके डाउट खत्म कर लोगे इस टाइप के सम? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को और कोई तकलीफ? तो वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है या नहीं करता? वर्क डन फ्रेम सर डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता? नेटवर्क डन नहीं होता। सर करता होगा ना सर। बेटा सारी मेहनत बेकार है, करता होगा, स्टेटमेंट दिखा दूं Yes, वो ये sir. पीडीएफ, यस सर, इससे नेटवर्क डन नहीं लास्ट वाले करता, में ही किया था नेटवर्क हमने। डन नहीं करता। अभी भी स्टेटमेंट हमें वही देने हैं ना जो आपको सिखा रखे हैं, आपको पूरी पूरी एक एक लाइन लिखवाई है, उसको पढ़ो, सब लिखवा रखा है नोट्स के यस अंदर, सर। सारी चीज तो बताई थी, ये वाला जब सम कराया था यहाँ ड्राइव भी कराया था ना, इन सारी बातों को जब हमने सॉल्व किया था, ए पर बैठे थे, बी पर बैठे थे, तो हाँ, ये सर। हमने यहाँ लिखा था, देखो सारे स्टेटमेंट नीचे की तरफ शायद लिखे थे हमने कहीं पे एक जगह, ये देखो, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात समझ आई? तो ये इसीलिए तो कराया था कि ए पर बैठ के बैठे तो इंडिविजुअल के तो अलग अलग आए थे ना, लेकिन नेट सेम आया था, आ रही है बात समझ? उसको पढ़ो यार, तुम लोग नोट्स नहीं पढ़ते हो बिल्कुल भी। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन, तो मैं उसी पीडीएफ के आगे कंटिन्यू कर दूं क्या? कहाँ गई वो पीडीएफ? तो नए ले लेते हैं, समझ आ गया भाई? स्टेटमेंट टेस्ट पे तैयार रहने चाहिए, Yes, अगर sir. पूछते कि वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सीधा याद होना चाहिए कि हाँ सर नेट नहीं करता इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन, लेकिन इंडिविजुअल तो करता है, सीधा याद होना चाहिए, सीधा एग्जांपल माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, एक और एग्जांपल मैं करा रहा हूँ ना इसी टाइप का, जो हमारे पास अभी स्लोली पुल करने वाले और ये सब जो केसेस थे, उसी पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है एक इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन,
तो साथ साथ सम कर लेना। यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक है और हम बोल रहे हैं ये एंगल थीटा है। आपको बोला गया है फाइंड आउट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन दी ब्लॉक। अब जैसे इसने बोल दिया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो कंफर्म है रिपोज से ज्यादा रहा होगा ये एंगल, तो नीचे तो आ ही रहा है। ठीक है भाई, यस। तो ये तो फाइनली सर अगर वैल्यूज दे रहे होंगे तो हमें चेक करना होगा ना कि वो चेक आ रहा करना है। पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही हवा में मत मार देना, पहले चेक कर लेना, क्या Yes, पता रुका sir. हुआ ही हो तो स्टैटिक लग रहा हो और जीरो बन जाए, सारी बात है। ठीक है, अब इसने Yes, वर्ड sir. काइनेटिक बोल दिया, इसका मतलब है वो चल ही रहा होगा। ये एच दे रखा है आपको और ये एल दे रखा है, तो हमें वर्क डन निकालना है भाई काइनेटिक फोर्स का। सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे हम। ऊपर की तरफ नॉर्मल क्या, यस सर। नीचे की तरफ mg और इस तरफ इसका mg cos थीटा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन। ये सारे फोर्सेस लगेंगे, आया ना। अब सबसे पहले मुझे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस का एफ के इंटू एस। एस बोल दो ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक। यस सर। समझ आ गई भाई बात। एस डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ब्लॉक नीचे आ चुका है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट एस मान ले हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा, ये बात कंफर्म है। फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। तो आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी जो आप पूछना चाह रहे थे। देखो अब यहाँ पर मैं म्यू एम जी को बाहर ले सकता हूँ क्या, इसको लिख दिया मैंने एस कॉस थीटा, और हमें पता है एस कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी इस वाले केस के अकॉर्डिंग, एल के इक्वल है ना। एस कॉस थीटा एल के इक्वल है क्या। यस सर। यस सर। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन इस फॉर्म में दिए हुए होंगे तो हमें इसको मॉडिफाई कर लिया। समझ आ गई ना बात। मेरा आंसर होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस का म्यू एम जी एल। ठीक है, कोई दिक्कत। ये सारे अभी तक हम कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना सारे फोर्स कांस्टेंट फोर्सेस के वर्क डन है ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं। सबको समझ आ गया माइनस म्यू एम जी एल कैसे आया। तो ये एस हमने Yes, sir. अज्यूम किया क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल में एच और एल दे रखा था ना भाई। यस सर। न्यूमेरिकल में एच और एल दिया हुआ था, मैंने ये एस अज्यूम किया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लेंगे हम तो, और फिर इसको हम लिख सकते हैं एल के इक्वल। क्लियर है, एस कॉस थीटा को। अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आता, वो तो mgh ही आता सीधा। MGS। यस सर। वो तो मतलब नहीं है ना, उसको तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, एच है क्या। Yes. और नॉर्मल का वर्क डन कितना होता, जीरो। जीरो। नाम समझ आ रहा है सभी को। यस सर। यस। नॉर्मल का वर्क डन जीरो, ग्रेविटी का वही mgh और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू mgl। mgl कैसे हुआ, ये सारी बातें क्लियर है। Yes. अभी डिपेंड करता है ऑप्शन पे, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ते हो सही होता, लेकिन अब वही बात उन्होंने एस नहीं दिया था, एच और एल की फॉर्म में आंसर पूछ रहे थे, तो ये कंफर्म है। फिर इसको बनाना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इस वेज के ऊपर हमें एच और एल दिया हुआ है, उसकी हाइट और विड्थ दी हुई है, तो हमें फिर उस फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई भाई बात। यहाँ तक किसी को तकलीफ, सर बोलिए। सर वो MGH कैसे आया सर। बेटा पढ़ो नोट्स, नोट्स ऐसे काम नहीं चलेगा आपके, बहुत ऐसे वीक होते जाओगे, खत्म हो जाओगे एक दिन। ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है, पढ़ा था, ऊपर जाना नीचे आना, सब चीज। Yes. इतने एग्जाम्पल कराए थे, इतने एग्जाम्पल, वो सब इसीलिए कराए जाते हैं, पढ़ लो। उसके बाद फिर आज एग्जाम्पल कराए, मुझे पता है कि पुराने नोट्स रिवाइज करके नहीं बैठते, इसलिए एग्जाम्पल कराता हूँ बार बार कि सीखो, हर एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, ताकि एग्जाम में गड़बड़ी ना करो। फिर भी एग्जाम में हर बार वही होता है, क्योंकि आप लोग सीधा भागते हो न्यूमेरिकल करने की, हम तो न्यूमेरिकल करेंगे। अरे न्यूमेरिकल से पहले नोट्स के सम को दो दो बार करो, हर एक चीज को पढ़ो,
जो बोला जाता है उसको लिखा करो, जो मैं यहाँ बोलता हूँ उसको साइड में लिख लिया करो। आप लोगों को तो ये करना चाहिए। स्टूडेंट हो, अपने नोट्स खुद ही बनाओगे, मेरे वाले थोड़े ना छापोगे। खुद के अलग नोट्स होते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखो साइड में। समझ आ गया भाई एमजीएच कैसे होगा, नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा, ये बात क्लियर है सभी को? नहीं सर। अब देखिए इसी में एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और ये अच्छी बुक का एग्जांपल है, ठीक है। सरफेस कुछ ऐसी है, नीट में बहुत रेयर है आना। ऐसा दे रखा है, ठीक है, सरफेस। और हमें यहां से हम एक ब्लॉक को लेके जा रहे हैं, यहां से हम एक ब्लॉक को लेके जा रहे हैं, एम मास के ब्लॉक को फोर्स लगा के, ठीक है भाई। हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के लेके जा रहे हैं, और इस सरफेस का वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वगैरह दे रखा है। ये लेंथ एल है और ये हाइट एच है, सेम समय बस सरफेस बदल दी। आ रही है बात समझ? एंगल वगैरह तो अभी छोड़ो, इतना कुछ है, ठीक है भाई। Yes. अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको ले जाना है हमें ऊपर तक, यहाँ से हम खींचते हुए ले जा रहे हैं ऊपर। कॉन्सेप्ट बहुत सीख जाओगे यहाँ से, ये एम मास से ऊपर ले जा रहे हैं हम इसको खींचते हुए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज पूरी पढ़नी है हमें। A block is moving, this block is taken from bottom to the top of rough irregular inclined plane very slowly. Then find out work done by friction force on this block. Very slowly बोलने का मतलब क्या है भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप नेग्लिजिबल वेलोसिटी। जा रहा है। वेरी स्लोली का मतलब है नेग्लिजिबल वेलोसिटी, क्या? बहुत स्लो, थोड़ी सी वेलोसिटी। आ रही है बात समझ? तो यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं है कुछ भी, दैट मींस एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। आया ना? यस। बहुत तेज नहीं ले जा रहे हैं इसको, वेलोसिटी नहीं रख रहे हैं हम इसको, नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, बहुत कम वेलोसिटी है, ठीक है। अब ऐसे सम्स को करने का तरीका क्या होता है वो समझो। यहाँ पर ये कंफर्म है, एलिमेंटल ही मेथड हमारा सहारा होता है। हम डायरेक्टली जब सरफेसेस डिफाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, छोटे से एलिमेंट पे काम करेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ से मान लो ये छोटी सी सरफेस को उठा के देख लिया, ये छोटी सी सरफेस, इसका हम यहाँ पर व्यू देखते हैं ले जाके। इसको जब मैं जूम करके देखूंगा तो सरफेस कुछ ऐसी दिखेगी क्या? आया ना? कुछ ऐसी सरफेस होगी क्या? ये वाली हाइट डीएच मान लूं क्या, और इस तरफ का छोटा सा डीएल मान लूं भाई। डीएच और डीएल हाइट होगी, छोटा सा लिया है हमने स्टेप। समझ आ रही है बात? यस और नो? सर डीएच और Yes. डीएल वो स्टेप का हाइट और विड्थ है, राइट? तो लेना पड़ेगा ना हमें, उसी का ही होगा, और किसका है? स्टेप का ही तो होगा ये, स्टेप का ही तो होगा, ठीक है। यस। अब देखो यहाँ तक बात समझ आ गई क्या आपको? हम छोटे से एलिमेंट पे जाके काम कर, ये क्या लिया हमने, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है क्या? पूरे पे निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटे से एलिमेंट पे ले रहे हैं, और हम बोल रहे हैं यहाँ पर ही एम मास रखा हुआ है, इसको हम लेके जा रहे हैं यहाँ से यहाँ। तो ये वाला डिस्टेंस डीएस मान ले भाई,
इंक्लाइन प्लेन पे डिस्प्लेसमेंट ds मान लें, यस यस समझ आ रहा ना? बहुत छोटे से एक सेकंड यार, छोटे से पीस पे काम कर रहे हैं हम। छोटे से पीस का मतलब समझ रहे हो? यस तो छोटा सा पीस कुछ ऐसा ही दिखेगा क्या? उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने DH DL मान लिया और ये DS है। यहाँ तक बात समझ आ गई सभी को? यस सर। और इस छोटे से पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स F के, हाँ या ना? काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा ना भाई, सरफेस स्मूथ नहीं है। Yes, sir. तो मैं बोलूंगा इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटा डिस्प्लेसमेंट है क्या? DS बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? यस सर Yes, sir. यस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क भी छोटा सा होगा क्या? और Yes, कितना sir. होगा वो? इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DS, यही होगा। यस अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर दिया, दैट मीन्स मैं टोटल वर्क डन निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना भाई? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसे लिखूंगा? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स कितना लग रहा है, म्यू म्यू mg क्या, यस सर म्यू एमजी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, कुछ ds Yes. इंटू कॉस थीटा, ये एंगल थीटा मान ले हम, और माइनस आएगा क्या? माइनस हम मान सकते हैं, या कॉस थीटा ही रहने दो, आपकी इच्छा है। म्यू mg ds कॉस थीटा ऐसा बोल दिया हम। तो वैसे फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, F डॉट ds को हमने ब्रेक कर दिया, ये म्यू mg ds कॉस थीटा हो जाएगा क्या? या यहाँ मेरे को क्या लिखना चाहिए बताओ? F डॉट ds के आगे माइनस का म्यू mg डॉट ds cos 180 लिख दो यहाँ पर, ये ऐसे हाँ सर वैसे भी लिख सकते हैं। cos 180 लिख दे या पीछे माइनस लगा दे, थीटा की जगह हम नीचे वाले स्टेप में लिखे हैं, यहीं लिख दे, चल जाएगा, शॉर्टकट मारने चलेगा सभी को। Yes, sir. यस सर अब मुझे एक बात बताना ना, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो समझना, बहुत बारीक पॉइंट है। हमने अभी ऊपर सीखा है कि इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, हम म्यूएमजीएल प्रूफ करके आए हैं क्या, आया ना Yes, sir. भाई? यहाँ पर S था, यहाँ पर L था, यहाँ पर S था, सेम सिचुएशन है नीचे, इसलिए ऊपर वाला सम कराया है। बात समझ आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mgl, तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस का म्यू mg तो बाहर आ गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dl, यस और नो? इंटीग्रेशन भी रहेगा ना भाई, ऊपर तो इंटीग्रेशन नहीं था, कांस्टेंट था, इसलिए हमने Yes, sir. डायरेक्टली कर दिया क्या, यहाँ पर वो dl हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर यहाँ तक किसी को तकलीफ? ये किया कहाँ से है, ये लिख लोगे, इसके स्टेप में लिख लेना है प्रीवियस सम, इसलिए प्रीवियस सम पढ़ा है, सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाना है इसलिए, ठीक है भाई? अब देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस का डीएल का इंटीग्रेशन क्या देगा, छोटे 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 डीएल लोगे तो क्या मिलेगा, एल मिलेगा और क्या? एल यस तो मेरे पास वर्क डन कितना आ गया, माइनस का म्यू mg। क्या बात समझ आई? सेम वर्क डन आ रहा है क्या? सेम ही होगा। सेम वर्क डन आ रहा है क्या? क्योंकि स्लोली बोला इसलिए, नॉर्मल नहीं बदल रहा है ना। अभी वर्ड बताता हूँ स्लोली वर्ड का मीनिंग क्या, हमने इसलिए तो डेरिवेशन किया ले जाके कि ताकि प्रूव कर पाए। उसका वर्क डन और इसका वर्क डन सेम ही आया क्या? सरफेस इधर उधर भी थी, लेकिन अगर आप इसको स्लोली लेके जा रहे हो, तो हाँ बोलो। इंटीग्रेशन डीएल कैसे आया, वो एक और बार बता सकते हो? क्योंकि ऊपर था म्यू mgl एल लेंथ के लिए, यस सर, तो डीएल लेंथ के लिए स्मॉल म्यू लेंथ mgl के लिए DL डीएल होगा। होगा। और यहाँ पर ऑलरेडी इंटीग्रेशन लगा हुआ है क्या? हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो इतना सा बोला, ये इंटीग्रेशन था अभी भी जैसा है। मुझे तो ये बता अच्छा। दो, अभी जो ऊपर आप एल लेंथ, ये वाला एस माना, ये एच माना, ये एल माना, इसके लिए आप डेरिवेशन अभी करके आए हो क्या, ऊपर रिजल्ट निकाल के आए हो? यस सर, एल लेंथ, ये टोटल एच एल एस होता है, तो इसके लिए फोर्स का ये वर्क डन कितना आता है, म्यू mgl आता है क्या छोटे से के लिए? यस तो सर, एक इस छोटे से पार्ट के लिए वर्क डन आ रहा है म्यू mgl dl, मुझे निकालना है पूरे के लिए, तो इंटीग्रेशन होगा, यस सर, तो म्यू mg बाहर आ जाएगा, लेकिन dl बच जाएगा क्या इंटीग्रेशन में? तो dl तो छोटे छोटे एलिमेंट है ना, sir. ये dl ये dl ये dl, ये पूरा मिलके l दे देगा क्या? यस सर, बात समझ आई क्या? यस सर, तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इंटू mg इंटू l। अब बात समझना, यहाँ पर हमने स्लोली वर्ड का मीनिंग क्या है ना, स्लोली वर्ड का क्या मीनिंग है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो सरफेस कुछ ऐसी रहती है ना, ये सरफेस की अगर हम बात करें,
ये तो मैंने ठीक है ऐसा कुछ शेप बना दिया। इरेगुलर सरफेस के केसेस है ना, ये सारे इरेगुलर सरफेसेस के केसेस हैं। कोई भी इरेगुलर सरफेस उसमें अगर स्लोली बोला है तो ऐसे ही जाएगा क्या, ये यही आएगा हमेशा आंसर। आप ये Yes, sir. कॉन्सेप्ट बना के फॉर्मुलेस लिख लेना एक जगह, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सरफेस कैसी भी हो सकती है ना, इरेगुलर मतलब इरेगुलर, बात समझ आ रही है। अब चाहे वो ऐसी हो कैसी भी हो सकती है क्या, यस yes, सर। sir. लेकिन हमें वर्ड बोला है स्लोली। स्लोली वर्ड होने का मतलब ये, यहाँ पर मान लो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन को अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे को ये कुछ ऐसा शेप दिखेगा क्या, आया ना। यस सर। यहाँ पर मेरा एम मास का ब्लॉक रखा है, तो इस पे बताओ एक तो नॉर्मल होगा क्या, yes, sir. यस इसका सर। नॉर्मल ऐसे होगा, और एक mg cos थीटा नीचे की तरफ होगा क्या। yes, sir. ये बहुत बेसिक पॉइंट है ना, mg cos थीटा नीचे की तरफ होगा। अगर ये स्लोली वर्ड नहीं होता, अगर ये स्लोली वर्ड नहीं होता तो इसके पास ऐसे वेलोसिटी होती क्या, यस सर। ये सेंटर ऑफ मास अपन पढ़ेंगे अभी आगे, सर्कुलर मोशन ऐसे वेलोसिटी होती। yes, और अगर वेलोसिटी होती तो सेंटर की तरफ एक और फोर्स आता, जो होता सेंट्रीपिटल फोर्स। आप पढ़ते होगे mv²/r, जो भी पाथ की रेडियस रही होती है, जो आइडेंटिकल पाथ है इसकी कुछ तो रेडियस रही होगी भाई, आर्बिटरी। Yes, sir. तो नॉर्मल बदल जाता ना। अभी आप नॉर्मल कितना लेके कर रहे हो, यानी इस केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाती बताओ, mg cos थीटा प्लस mv²/r क्या sir. आया ना। यस सर। Sir. हमने स्लोली वर्ड बोला है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी को जीरो मारा है क्या, Yes, sir. तभी तो mg cos थीटा लिखा है हमने नॉर्मल की वैल्यू। यस और नो, बहुत नेग्लिजिबल वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो। तो नॉर्मल की वैल्यू आपकी हर जगह mg cos थीटा है क्या, इस वाले केस में स्लोली वर्ड लिखने का मतलब। तो आपका नॉर्मल सेम रह रहा है, इसलिए आपका वर्क डन सेम आ रहा है। बात समझ आ रही है क्या। अगर वेलोसिटी हो जाती, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे mv स्क्वायर का काम mg cos थीटा ही कर रहा होगा ना। नहीं, mg cos थीटा अलग है, ये पूरा मिलके फोर्स लगा रहे होंगे सेंटर की तरफ। तो मतलब ये एडिशनल फोर्स सर, बट ऐसा अचानक से कहाँ से आ रहा है। अचानक से इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी है दैट मींस कंफर्म है। यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या दे रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही होगी भाई। फोर्स अगर वेलोसिटी अगर होती है पार्टिकल के पास, तो m इंटू ए सेंट्रीपिटल, हमने पढ़ा था ना थोड़ा बहुत तो काइनेमेटिक्स में। यस सर। सर बट इसका रीजन भी अलग होता है ना सर। सर जैसे ग्रेविटी का देखे सर, जैसे प्लैनेट्स का देखे तो सर ग्रेविटी काम कर देता है सर। तो मीन्स ओवरऑल तो सर सेम ही हो जाता है ना वो। नहीं होता ना भाई, वो चीज अलग है। वो आप ऐसा कह रहे हो, यहाँ पर दो फोर्सेज हैं Q1 और Q2, ये दोनों फोर्सेस इस तरफ लग रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल का काम कर देते। ये कहना चाह रहे हो ना आप, ये K Q1 Q2 बाय R² जो ले रहे हो, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलना चालू कर देते। यस सर। मीन्स काम तो अगर ये रिवॉल्व अगर ये रिवॉल्व कर रहे, यस सर। लेकिन ये क्या था, ये दोनों पेयरिंग में थे, चार्ज आपस में घूम रहे हैं, है ना। यस सर। mg तो एक अपने आप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हर पार्टिकल पे लगता ही है क्या। हाँ यस सर, सर। ये तो लगता ही है। mg वाला फोर्स तो हर डायरेक्शन रखता ही है ना भाई। यस सर। mg को तो ये mg जो था हमारे पास, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा था, हमने बोला कि भाई सीधा अगर नॉर्मल कंडीशन होती, वेलोसिटी नहीं होती, तो ये काम अभी mg cos थीटा वाला कर देता, वेलोसिटी नेग्लिजिबल रहती। तो यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर ही होती। अभी वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना, वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो है। टेंड्स टू जीरो का मतलब है नेग्लिजिबल है ही नहीं, ना के बराबर है। आ रही है बात समझ। यस सर। तो जो थोड़ा बहुत चाहिए होगा ना सेंट्रीपिटल, वो काम कर दिया होगा थोड़ा बहुत भाई। नेग्लिजिबल का मतलब बिल्कुल जीरो तो नहीं है ना। नहीं सर। तो थोड़ा बहुत जो सरफेस से चिपकाने का काम किया होगा, वो इसने mg cos थीटा वाले ने कर दिया होगा। mg cos थीटा बेसिकली कर क्या रहा है, इसको इस तरफ पुल करके रख रहा है, ऐसे ही तो बोल सकते हैं। हाँ सर, पुल करके रख रहा था। तो जब अगर आप इसको वेलोसिटी दे दोगे, तो आप खुद सोचो आपका नॉर्मल ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। रीजन क्या है भाई, सरफेस पे से इसके अलग होने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं है। हाँ जब सर, सरफेस ज्यादा ऊबड़ तो खाबड़ है। ऐसे कुछ होती है, तो अगर आप इसको तेज नहीं लेके जाओगे, अगर आपने ढंग से वेलोसिटी नहीं रखी, तो ये कंफर्म है ना, हवा में इधर उधर झूल जाएगा या कहीं भी गिर जाएगा। यस और नो। यस सर। तो ये छोटे छोटे से जो पाथ है ना, इरेगुलर शेप, ये छोटी सी रेडियस अलग, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग। तो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास ये, बाकी तो हमारे देखो सर्कुलर मोशन में हमें करना ही है। अभी सिर्फ हमें लॉजिक यही तो सीख रहे हैं हम, कि करना क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है। स्लोली वर्ड का मीनिंग क्या है वो हम समझ जाए बस। जो वेरी स्लोली वर्ड है उसका मीनिंग सिर्फ इतना सा था कि अगर स्लोली वर्ड मेंशन नहीं है,
तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी इस पार्टिकल के पास, यस सर। और पार्टिकल को अगर आपने वेलोसिटी दे दी है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाया ना भाई, अचानक थोड़ी ना आया, ये एक्सटर्नल फोर्स ने किया होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। एक्सटर्नल फोर्स ने किया है ना ये काम, रखे हुए थोड़ी ना आपस में भाई। जब तक हम जो पहले वाले केसेस करते थे उसमें आप देखो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता था, तो ये अपने आप सेंट्रीपिटल बन जाते थे। क्लियर है क्या? यस सर। इस सिस्टम को आप छोड़ देते थे ना भाई, अपने आप काम होता था क्या? हाँ सर। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? हाँ हम सर, एक्सटर्नल यहाँ फोर्स लग लगा रहा है। के खींच रहे हैं ना इसको, तो Yes. एक्सटर्नल फोर्स जब भी होगा सिस्टम के अंदर, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वेलोसिटी आई है, इसलिए उसका सेंट्रीपिटल फोर्स आया mv²/r। बात समझ आ रही है? सर वेलोसिटी में Yes, तो sir. सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा ही नहीं। बिल्कुल, वेलोसिटी नहीं है तो सेंट्रीपिटल नहीं रहेगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि यस mv²/r में v 0 हो जाएगा ना भाई। यस सर, यस सर। तो बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हमारे लिए अभी इतना काफी है। बाकी पूरा डिटेल अगर हमें करना है तो मैं आपको पूरे केसेस सिखाऊंगा सर्कुलर मोशन में। एक एम मास को टाइट कर दिया, घूम रहा है तो क्या काम हो रहा होगा, कौन किसका काम कर रहा होगा, आ रही है बात समझ? यस सर। एक्चुअल में Yes, क्या है, sir. 2 वर्ड होते हैं, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। 2 वर्ड होते हैं, यस सर। और ये दोनों वर्ड अपने आप में बहुत मजेदार वर्ड है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट जब समझेंगे ना तब जाके चीजें क्लियर होंगी आप। ठीक है, तो अभी तो हम इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी स्लोली होती तो कंफर्म है इसका नॉर्मल सेम रहता हर जगह। अब अगर वेलोसिटी होती तो हर जगह सेंट्रीपिटल फोर्स बदलता रहता और नॉर्मल की वैल्यू चेंज हो जाती। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा μmgl होगा। तो अभी हमें क्या याद रखना, अगर वर्क पावर एनर्जी में ये कोई क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ इरेगुलर सरफेस है, तो आंसर क्या होगा, जो नॉर्मल वाली कंडीशन में किया आप। ठीक है, यस कंफर्म है, वर्डिंग में लिखा हुआ आएगा वेरी स्लोली, ये वर्ड नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। इसलिए तो स्टैंडर्ड्स हम उठा रहे हैं अभी, क्योंकि Yes, और sir. कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे, सर्कुलर मोशन वर्ड लगेंगे, तो इसको वापस वहां करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। ठीक है ना, फिर तो बहुत टाइप के सम है ही। कार ऐसे जा रही है तो नॉर्मल की वैल्यू क्या क्या होगी, ये सम तो है ही हमारे पास। ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? यस सर। उसको लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट बहुत है, सेंट्रीफ्यूगल वर्ड एक्चुअल में आना बहुत जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल जैसी कोई चीज नहीं होती है, सेंट्रीफ्यूगल ही होता है। उस फ्रेम पे जाके बैठते हैं हम और वही सेंट्रीफ्यूगल वाले काम हमें सीखने होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई सभी को? तो mg cos थीटा कॉन्टेक्ट बनाए रखने का काम कर रहा है, mv²/r ये घुमाने का काम कर रहा है पाथ। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? तो स्लोली वर्ड लिखा हुआ है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा यहाँ तक। तो ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड्स हमें आ सकता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेन सरफेस आपको बोलेगा कि इरेगुलर सरफेस है, और बोल रहा है कि पार्टिकल को हम या एम मास को स्लोली ले जा रहे हैं, तो आपसे बोलेगा कि बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अब कितना होगा, चेंज होगा, क्या होगा, तो आंसर आएगा सेम रहेगा। ठीक है, लाइक सेम ये एज अच्छा सम बना रेगुलर सकते सरफेस ऐसे। हाँ, वर्डिंग बहुत जरूरी है, वेरी स्लोली। और वो देगा कंफर्म है, अगर वर्क डन निकलवाना है ना तो ये वर्ड देना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी चेंज ही होती रही तो फिर बहुत मुश्किल है पाथ पे एनालाइज करना। समझ गए? क्योंकि हर एक पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा क्या, इरेगुलर सरफेस में। जब आर चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स भी अलग अलग होंगे हर जगह के, ये फोर्स बदल जाएगा ना भाई। अगर हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा ना, हर सरफेस अलग होती है, तो Yes, sir. ये सरफेस इतनी है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग, ये ऐसी है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर अलग अलग होंगे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r बदल जाएगा, और ये जैसे ही बदलेगा तो नॉर्मल चेंज होता जाएगा क्या हर जगह पे? यस सर। हर जगह का अगर नॉर्मल बदलता ही गया तो फिर क्या होगा, ये निकाल ही नहीं पाओगे आप, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए केसेस कंफर्म होते, स्टैंडर्ड होते कि वो वेरी स्लोली वर्ड आपको देगा ही देगा। ठीक है, यस सर। मतलब अगर वो mv²/r अगर नहीं होता तो सर वो जो ऑब्जेक्ट है वो बाउंस होते होते जाता। अगर सर अगर वो mv²/r नहीं होता तो? आप वही, मतलब आप ऊपर खींच रहे हो स्लोली तो वो ऐसे ऊपर नीचे होते जाता रहता, हाँ तो कहीं पे ऐसे टॉपलिंग भी करता रहता है, ये सब चीज चलती रहती है ना। ओके सर। यस
तो सिंपल सा वर्डिंग है, हम इसको खींच के ले जा रहे हैं और इतना ही फोर्स लगा रहे हैं कि वो एफ एक्सटर्नल जस्ट बैलेंस कर रहा होगा एफ के को। आ रही है बात समझ? ताकि नेट एक्सेलरेशन वगैरह या वेरी स्लोली, वेलोसिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इस वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता तो फिर नॉर्मल बदल जाता। समझ गए ना? थीम क्या है, क्वेश्चन ध्यान रख लोगे, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है भाई? यस ये आगे देखिए, आगे लिखिए वर्क डन बाय, ये तो सारे हमने कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन देख लिए क्या? हाँ यस सर सर। हालांकि अपने कोर्सेज में इतना नहीं है, आपने मॉड्यूल सॉल्व किया होगा, आपको खुद पता लग रहा होगा कैसे कैसे समय, सीधा बस डॉट प्रोडक्ट करो, लिमिट रखो, आंसर निकालो, ऐसी समय अपने, है ना? अपने कोर्स में ये होता है। क्या आपने खुद ने इस बार भी पेपर देख लिया फिजिक्स का? उससे पहले भी देखा है, सम ऐसे ही आते हैं, ठीक है? यस सर। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? देखो, जब फोर्स मान लो अलग अलग डायरेक्शन लग रहा है, एफ एक्स आई कैप, वाई डायरेक्शन का एफ वाई जी कैप, और जेड डायरेक्शन में कुछ लग रहा है एफ जेड के कैप, ठीक है भाई? और इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, सपोज एक्स डायरेक्शन में जो आ रहा है उसको डी एक्स आई कैप बोल दें क्या, वाई में जो आ रहा है उसको हम डी वाई जी कैप बोल दें, और जेड में जो आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं डी जेड के कैप। जो वर्क डन डिफाइन होता है, हमने वर्क डन की डेफिनेशन लिखी हुई है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, क्या आया ना? यस यस सर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स क्या प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। और जब एक्स डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ लिमिट लगा देंगे एक्स की, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, यहाँ पर वाई की लगा दोगे वाई इनिशियल से वाई फाइनल, यहाँ पर लगा दोगे जेड इनिशियल से जेड। क्लियर है भाई बात? तो ये वेरिएबल फोर्सेस होते हैं। जो आपका बिगिनर बॉक्स का सम था वो ऐसा ही कुछ था क्या? हाँ सर, वेट सर। सेम सम है वो, देखो आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ वाई दे रखा है, दे रखा है ना, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई के एक्स, एफ वाई की वैल्यू कितनी हो गई के वाई, यस सर। और हम उसको ले जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में 0 0 से लेके a 0, और वाई में ले जा रहे हैं 0 0 से लेके a। बस लिमिट रखनी थी, एक में 0 से और दूसरे में भी 0 से। करते हैं उस टाइप के एग्जांपल। सर एक सेकंड, हेलो, नाम कौन? मैं भी क्लास ले रहा था यार। हाँ जी बोलिए। सर वैसे यहाँ पे मैं से नॉर्मल वेक्टर रख के क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? कैसे मतलब? नॉर्मल एफ डॉट एक्स, हाँ सर। फोर्स वेरिएबल रहेगा ना यार, इसलिए नहीं सर, सिंपल मतलब ऐसा नहीं है ना, फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना भाई, 2i प्लस 3j, और मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2i माइनस 3j ऐसा कुछ है तो आप एफ डॉट एस कर लो। सर अभी ऐसे भी दिया जाए। तो सर जो पहले रुक जाओ, FX एक एक सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो, फिर आधों को डाउट आएंगे बात में। ये बात समझ आई क्या भाई? कांस्टेंट Yes, फोर्स है ना ये तो हाँ सर ये कांस्टेंट है सर। इसलिए हम सीधा वर्क डन डिफाइन कर सकते हैं एफ डॉट एस। यस सर। इसमें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के आप स्केलर आंसर निकाल लो। लेकिन अगर मान लो मैं फोर्स ऐसा दे दूं आपको, फोर्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप और वाई में दिया हुआ है सपोज 2y जे कैप, तो ये फोर्स वेरिएबल है क्या? एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आएगा आंसर। यस सर। तो ये फोर्सेस वेरिएबल हो गए, पहली बात समझ आई हमें। यस सर। यस सर। और मैं बोल दूं आपको कि इनकी वजह से, अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये वाले, यानी हमें एफ एक्स और एफ वाई पता लग गया ना कि एक्स डायरेक्शन का फोर्स ये वाई का ही है। तो अब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है तो ये एक्स में डिस्प्लेसमेंट लाने का काम करेगा क्या? यस सर। वाई वाला वाई में लाने का काम करेगा। अब एक्स में कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। और जब भी वेरिएबल फोर्स होते हैं तो इंटीग्रेशन से काम होता है ना भाई। हाँ सर। यस सर। जब भी वेरिएबल फोर्स होते हैं तो इंटीग्रेशन ही सहारा है, कांस्टेंट होता है तो हम सीधा कर देते हैं। लेकिन वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन के बिना कर ही नहीं सकते, एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक जाना ही पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा क्या? यस सर। तो हमने ऐसा बोला कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ एक्स, मान लो इसकी वजह से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स में dx, तो एक्स डायरेक्शन का जो नेट फोर्स होगा, वर्क डन होगा, वो कैसे डिफाइन करोगे? एफ एक्स dx ना, इंटीग्रेशन करके। हाँ सर। समझ आ गई बात? यस सर समझा सर। तो नॉर्मल डॉट करके फायदा नहीं होगा, वर्क डन खुद आपके फंक्शन में बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ना उससे। वर्क डन तो एक स्केलर क्वांटिटी फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट पे अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो सर वहां पे भी
यही करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे हमने अभी ऊपर किया था ना एक एलिमेंट लेके, वो भी काम यही था। फोर्स तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एलिमेंटल मेथड से Yes. किया। ठीक है, यस समझ आ गई भाई बात? ये सिंपल से सम है। जैसे अभी ये वाला सम किया था घूमने वाला, याद होगा सभी को। फोर्स कांस्टेंट था, लेकिन हमने छोटे से एलिमेंट लेके काम किया, टोटल वर्क डन निकाल दी। तो ये सारे उसी के, वो वेरिएबल फोर्स नहीं है, वहां कांस्टेंट फोर्स ही बोला जाएगा। वहां सारे तो कांस्टेंट फोर्स ही बोला जाएगा ना उस सबको। वो यस बात अलग है, वहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट छोटे से अलग। एलिमेंट पे लेके काम किया उस कांस्टेंट फोर्स को। ठीक है, यस Yes, sir. ये समझ आ गया? लिख लिया सभी ने? एक एग्जांपल लो, देखो। अगर आपको एफ वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j + 4k न्यूटन is applied on a particle, यानी कुल मिला के थीम क्या समझ गए? अगर फोर्स का कंपोनेंट एक्स में भी कुछ हो, वाई में भी कुछ हो, जेड में भी कुछ हो। आ रही है बात समझ? यस तो हमारे पास तरीका क्या है? ऐसे कर दोगे आप उसको सॉल्व सीधा, एक्स वाला Yes, एक्स के sir. साथ, वाई वाला वाई के साथ, और लिमिट लगा दोगे जहां से जहां तक निकालना है आपको। ठीक है, ऑन अ पार्टिकल ऑन a result, the particle moves from a equal to 2, 1, 3 to b 137। ये कोऑर्डिनेट दे दिए क्या हमें? देन फाइंड आउट Yes, sir. वर्क डन बाय द फोर्स। अब देखो यहाँ दो तरीके हैं। यहाँ तो जैसे कांस्टेंट फोर्स ही दिख रहा है हमें, यस तो एक तरीका तो सीधा सीधा ये जो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, कि सीधा भाई एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, एफ वाई डी वाई लिखेंगे, और एफ जेड डी जेड लिखेंगे। आ रही है बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. एक्स में कहां से कहां तक जा रहा है वो? इनिशियल 2 से लेके 1 तक क्या? वाई में कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके 3, और जेड में 3 to 7। लिमिट लगाने आ रही है सभी को? Sir. चलो डी बोलो। डब्ल्यू नहीं होगा ना? टोटल ये इंटीग्रेशन लगा दो इसके आगे। हाँ बोलो। सर ऐसा एग्जाम सेम मॉड्यूल में से सेकंड ने जो थर्ड क्वेश्चन में दिया था, तो सर उसमें मैंने कुछ माइनस करके आंसर निकाल दिया, ये बिना फॉर्मूले के। तो मैंने कहा ना दोनों तरीके हैं। ये तो जैसे कांस्टेंट फोर्स आ गया ना भाई, यस सर। तो कांस्टेंट फोर्स और आप इसका पोजीशन वेक्टर भी बना सकते हो क्या? दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उससे डायरेक्टली यहाँ तो उससे भी हो जाएगा। आ गई ना बात समझ? तभी तो सीख Yes, रहे हैं, sir. धीरे धीरे एग्जांपल करते जाएंगे। कि एक बार ऐसा एग्जांपल लिया, अब एक में वेरिएबल फोर्स और ले लेंगे कि 2x हो 3y हो, तो एक थीम पर चल रहे हैं हम, कि जब भी ऐसे फोर्स ऐसे फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम ये करेंगे। आ रही है बात समझ? ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो सीधी सी बात है ना। ए और बी दो पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर बना के भी हो सकता है, जैसे हमने अभी मॉड्यूल के सम देखे। ठीक है क्या? यस सर। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बनेगा क्या? बोलो ये इधर बन जाएगा 3dy, आया ना? इधर कितना बन जाएगा? 4dz। यहाँ तक Yes, बात क्लियर sir. है? तो टोटल वर्क डन जब हम निकालेंगे तो कैसे बनेगा? देखो 2 into x, और x की लिमिट 2 से 1, 3 into y 1 से 3 क्या, और 4 into z 3 से 7 क्या। Yes, sir. तो देखो फटाफट निकालो आंसर कितना आ रहा है। 2 into 1 minus 2, 3 into 3 minus 1, 4 into 7 minus 3 क्या। वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? ये बनेगा माइनस का 2, ये प्लस का 6, और ये कितना बन गया? 4 और 4 16। कितना बन रहा है ये? 7 minus 4, माइनस का 4 बनेगा इंटू 4, तो ये कितना बन गया? 16 बन जाएगा क्या माइनस का? आया ना? हमने लिमिट सही ली है क्या? 3 और 7, ठीक है। चलो, तो ये कितना आ गया भाई फाइनल आंसर? कैसे रहेगा सर? हाँ सर, माइनस थोड़ी होगा। +16 रहेगा सर, 20 ये आएगा प्लस आंसर। 16 कर लेना ना। तो ये देखो कितना बच गया? 16 और 6 22, 22 में से 2 गया, 20 न्यूटन आ जाएगा। 20 Yes, जूल। sir. समझ आ गई भाई बात?
सीधा Yes, हमने एक्स वाला एक्स में रखा, वाई वाला वाई में रखा, जेड वाला जेड में रखा, सॉल्व कर दिया। इसमें धीरे धीरे अब लेवल बढ़ाते जाएंगे अपन, ठीक है। एक ही थीम लेते हुए चल रहे हैं इस टाइप के फोर्सेस, जब फोर्सेस एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की फॉर्म में, ठीक है भाई। yes sir. अब इसी के मल्टीपल सम करते जाएंगे, तो अप्रोच क्लियर रखना। इसलिए मैंने इसी टाइप में सारे सम एक जगह डाल दिए, चाहे वो कांस्टेंट हो या कैसे हो, ठीक है। समझ आ गई बात? यस सर। हालांकि हम जानते हैं इसका दूसरा तरीका भी है क्या, यस सर, डायरेक्टली Yes, sir. बना के हम डायरेक्टली ए बी, क्योंकि कांस्टेंट है ना भाई, मामला कांस्टेंट है, कांस्टेंट है Yes. तो हम डीआर वेक्टर बना सकते हैं ना सीधा। Yes, sir. 1 माइनस 2 आई कैप, 3 माइनस 1 और 7 माइनस 3 बना सकते हैं ना आर वेक्टर। जैसे 1 में से 2 गया तो माइनस आई कैप, 3 में से 1 गया तो प्लस का 2 जे कैप, और 7 में से 3 गया तो प्लस का 4 के कैप। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, देखो माइनस का 1 इंटू 2 डॉट प्रोडक्ट होगा ना, तो माइनस 2, 3 और 2 6, और ये कितना बन जाएगा 16। सेम लाइन आ रही है क्या, देखो। Yes sir. Same. तो आप इसको तो उससे भी कर सकते हो ना, तो मैंने इसलिए पहले ही कह दिया था स्टार्टिंग में, इसको करने के दो तरीके, क्योंकि यहाँ पर तो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है क्या? सर लेवल बढ़ाएंगे तो तरीका एक बचेगा ना। क्या कह रहे हो? हाँ, अभी जैसे यहाँ पर ही मान लो 2x 3x ऐसा कुछ आ जाता तो फंस जाते ना आप। यस सर, वेरिएबल हो Sir, जाता। फिर बन जाते अभी मान लो फोर्स हो जाता 2x आई कैप, 3y स्क्वायर जे कैप, और मान लो कि 2z, और ऐसा बोल देते हो k कैप, तो अब ये वेरिएबल हो गया क्या? Yes sir. तो मुझे इसको फिर इंटीग्रेशन पे ले जाना ही पड़ेगा, क्या आया ना? Yes, sir. सर ऑप्शन इसलिए हमने एक ही टाइप के सारे सम इस तरफ रख दिए हैं कि जब भी फोर्सेस इस फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये मेथड लगाएंगे, ठीक है क्या? Yes sir. समझ आ गया सभी को यहाँ तक? किसी को डाउट? नो किसी को सर। डाउट यहाँ तक? बढ़े आगे। Yes sir. नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इसी में। अगर एफ वेक्टर चेंज हो जाता है ऐसे, एक्स आई वाई जे और जेड के, और मान लो फ्रॉम इसको लेके जाते हैं हम, ए पॉइंट में आपको देता 3 2 1, और बी पॉइंट देता आपको 2 1 2, तो मेरे को क्या करना पड़ता? अब ये वेरिएबल है क्या? यस यस तो फटाफट बताओ वर्क डन क्या होता है। तो मैंने कहा ना एक ही टाइप का सम सीख लिया। देखो जब भी एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप दे रखा हो, भले ही वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, तो एक ही तरीके से कर देंगे इंटीग्रेशन लगा के। यस सर। यस सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बनेगा क्या, बोलो कहां से कहां तक? 3 से 2। 3 से 2 सर वो ऊपर चला गया। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई कहां से कहां तक? 2 से 1। इंटीग्रेशन ऑफ डेल सी डेल, और ये कहां से कहां तक? 1 से 2। तो जेड और डी जेड वाला भी कर लिया, सारे कर लिया। ऐसे लिखोगे क्या, बताओ इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? ये एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा क्या? ये वाई स्क्वायर बाय 2 बनेगा क्या? और ये जेड स्क्वायर बाय 2 बनेगा। इंटीग्रेशन हमें आता ही है, अब तो लिमिट रखना है बस सिर्फ। Yes, sir. अब यहाँ पर मैं मान लो x की पावर 2 भी कर देता तो भी हो जाता सॉल्व, है ना? Yes, sir. यस सर। x यहाँ y की पावर 1/2 कर देता तो भी हो जाता सॉल्व। यस सर। कोई भी हो ना, अब तो वेरिएबल मतलब वेरिएबल कैसा भी हो, हम तो इंटीग्रेशन जानते हैं। उसको सॉल्व Yes, करा sir. हमने। ये कितना बनेगा? ऊपर लिखेंगे 1/2 को बाहर ही ले लो आप इसमें, तो अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसमें भी 1/2 बाहर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा क्या? ये 1 का स्क्वायर यानी 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस 1 ऐसे ही बनेगा। यस Yes sir. वर्क डन कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 5/2 तो यहाँ से आया, माइनस का 3/2 यहाँ से आया, और प्लस का 3/2 वहां से आया क्या? तो 3/2 से 3/2 तो गया क्या? यस सर, -2.5। -2. माइनस 5/2 आ गया, कोई दिक्कत? तो 2.5 जूल आ गया क्या? समझ आ रहा है भाई? तो अब आपका बिगनर बॉक्स का हो जाएगा वो वाला सम, बोलो। हाँ सर हो जाएगा। Yes, sir. आपको दे रखा है के एक्स आई कैप के वाई जे कैप, तो एफ एक्स और एफ वाई दे दिए क्या? Yes sir. पार्टिकल को दे भी रखा है उसने, एक्स में कहां से कहां तक ले जा रहे, वाई में कहां से कहां तक ले जा रहे। तो
तो x में 0 से ये ले जा रहे हैं क्या, यस और सर। y में भी 0 से ये ले जा रहे हैं। आ गई ना बात समझ? और हाँ जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx में लिमिट 3 से लेके 2 तक है या 2 से लेके 3 तक है? 3 से 2 ना, इनिशियल पॉइंट ये है ना, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो इनिशियल वाला तो 3 है, पॉइंट ये है ना भाई, यहाँ से यहाँ, हाँ सर। तो 3 से 2 ले जा रहे हैं ना, तभी तो नेगेटिव आ रहा है, समझ गए? हाँ सर, समझा समझा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, यानी कि एफ एक्स का एरिया क्या देगा हमें, वर्क डन दे देगा यस यस सर। यस सर। Yes, sir. कि भाई ये इंटीग्रेशन की तो थीम है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ये तो अब आपको पता हो जाना चाहिए बेसिक मैथ से कि भाई ये तो एरिया देगा, यानी कहीं पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना के दे दे तो एरिया से आप वर्क डन निकाल लोगे उस जगह का, जहां से जहां तक बोले। एक क्वेश्चन था भी यस सर, बिगनर एक बॉक्स क्वेश्चन है यहाँ पे अभी। 10वें क्वेश्चन में था। तो वो वैसा ही है, उसमें लिमिट दे देंगे, वो आपको कहां से कहां तक ले जाना है, ठीक है? यस सर। एरिया निकालना आप अच्छे से जानते ही हो, पॉजिटिव एरिया है तो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव एरिया तो नेगेटिव वर्क डन, ठीक है? Yes, sir. वैसे उसमें स्लोप क्या दे देगा इसमें सर एफ बाई डी एक्स? df by dx, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट का स्लोप यस देता सर। होगा यार, कोई डिफाइन होगी क्वांटिटी, अब ऐसे डिफाइन तो थोड़ा कर सकते हैं, कुछ FX होता होगा। का मोमेंटम हो सकता है क्या? मोमेंटम कैसे होगा, एफ अपॉन डी, सर एफ मतलब dt का यूनिट के इंटीग्रेशन, हिसाब से सर। न्यूटन पर मीटर, तो मोमेंटम तो न्यूटन कितना होता है, मोमेंटम की वैल्यू तो हम लिखते हैं ना एमवी, या तो एमवी मोमेंटम से का निकल ज्यादा। सकता है, हाँ या सर, एफ फिजिक्स की dt से, टेस्ट हुआ। या तो एफ dt से दे सकते हैं, यही पढ़ा था ना, डीपी बाई dt फोर्स होता है। यस सर। तो मोमेंटम की ये तो न्यूटन सेकंड होना चाहिए ना, या तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो df बाई dx कुछ देता होगा भाई, फोर्स अपॉन ये कुछ देता होगा, इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो ma बाई dx ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? Yes. अब यहाँ पर m कांस्टेंट है, अब बच जाएगा da बाई dx, अब da बाई dx को फिर बनाना पड़ेगा, a इज इक्वल टू v dv बाई dx, तो बहुत लफड़े पड़ेंगे मेरे अकॉर्डिंग। यस सर। जरूरी नहीं है ऐसे स्लोप क्वांटिटी कुछ दे, बनेगी आगे तो बन सकती, जो डिफाइन है वो हम देख रहे हैं, फिजिक्स में हो सकता है नहीं होगा ऐसा कुछ, तो इसलिए नहीं बता सकते, ठीक है? यस सर। और अगर बनाने हो रिलेशन तो एम ए, फिर ए में जाओ अंदर तक, उस तरीके से फिर कुछ ऑप्टेन करके लाना पड़ेगा एंड में, ठीक है? समझ आ गया भाई सभी को? अब नोट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखना, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या, देखो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये चीज लिख लीजिएगा, डी एक्स वाई हमें क्या देता है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स को रखा फिक्स वाई का डी वाई को रखा फिक्स एक्स का डी एक्स, ठीक है? ये कुछ रूल हैं जो आपको काम दे जाएंगे, एक ही रूल है वैसे तो, यही वाला याद रख लो, ये हेल्प कर जाएगा आपको इंटीग्रेशन कराने। जैसे देखो किस तरीके का, मान लो आपको ऐसा आ जाए, फोर्स आपको दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप, देख रहे हो भाई यहाँ तक, और पॉइंट दे देगा वो आपको, ए पॉइंट दे रखा है 1,2,3 और बी दे रखा है आपको 2,2,1 है ना, ये सब पार्शियल इंटीग्रेशन है, अब ये मैथ्स में तो पढ़ते हैं लेकिन अपन पढ़ नहीं रहे हैं आप, तो आपको बोला वर्क डन निकालो, तो देखो आप वर्क डन लिखोगे कैसे, यहाँ पर आप वाई डी एक्स लिखते क्या, यहाँ पर एक्स डी वाई लिखोगे, पूरा इंटीग्रेशन एक साथ मान लें, एक ही बात है, अलग अलग करो या एक साथ करो, आया ना? यस सर। ये डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है क्या? यस। समझ लेना, इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला, ऐसा कैसा सेम फंक्शन फंस के आएगा, फोर्स ऐसा देगा वो आपको वाई आई कैप और एक्स जे कैप, और आप फंस जाओगे, आप बोलोगे सर अब वाई डी एक्स, बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, वाई एक्स की रहते हैं, इसको एक्स वाई कर जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, समझ आ रही है बात? तो कुछ स्टैंडर्ड रूल है वो हमें सीखने वाई डी पड़ेंगे, एक्स के साथ पर लिखते यही है ना भाई, वाई डी एक्स कैसा है, एफ एक्स जी एस नहीं लिखते, यस सर, हाँ वो एक्स डायरेक्शन में, यस सर। ये समझ आ गया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। Yes, sir. अब थीम समझना, इसको इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ये थोड़ी सी ट्रिक है, जुगाड़ है। इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे को मैं भी क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स वाई, क्या यस सर। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स वाई,
जब भी ये डी और इंटीग्रेशन लिखा हुआ आएगा तो हमारे पास ये सीधा रिजल्ट आ जाता है एक्स, डी से इंटीग्रेशन हट जाता है और हमारे पास अब लिमिट बची Yes, कहाँ sir. से कहाँ तक 1 2 3 और यहाँ पर बची 2,2,1। तो मैं यहाँ लिमिट रख देता हूँ, अब देखो वर्क डन निकालने के लिए। तो एक्स की लिमिट रखनी पड़ेगी पहले, हाँ या ना? सबसे Yes. पहले एक्स की लिमिट रखनी पड़ेगी, फिर माइनस वाई की लिमिट। तो बताओ एक्स की इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट कितनी है? 2 है क्या? सर इनिशियल 1 है ना? पूरे की जगह रख रहे हैं ना एक्स वाई की जगह लिमिट। लिमिट कैसे रखते हैं? पहले एक्स की जगह 2, वाई की जगह 2, फिर माइनस, ऐसे रखते हैं ना लिमिट। हाँ सर, हाँ सर। फिर एक्स की जगह कितना रखोगे? 1 और वाई की जगह कितना रखोगे? 2। अब जेड तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। 4 - 2 कितना बचेगा? 2 जूल। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको हम कैसे करें? एक रूल होता है, लास्ट स्टेप में क्या किया आपने? लिमिट लगाइए। लिमिट रखते हैं जैसे हम, जैसे मान लो मैं आपको बोलता कि अभी आपके पास x बचता और लिमिट होती 1 और 2, तो आप क्या लगाते? 2 - 1 लगाते क्या? यस सर। यस सर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास बची एक्स वाई गया है और लिमिट लगानी है मुझे, तो क्या लगाऊंगा? x की जगह 2, y की जगह भी 2, क्या ये तो अपर लिमिट हुई, यस सर। माइनस लोअर लिमिट। अच्छा हाँ सर, समझा। अच्छा हाँ सर। जेड नहीं, इसलिए 1 और 3 का कुछ नहीं। हाँ सर। हाँ, तो वो जेड है नहीं तो इसलिए कोई रूल नहीं रहेगा, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। बात समझ आ गई? तो ये स्पेशल फोर्सेज हैं। देखो नॉर्मल वाले तो सबसे हो जाते हैं एक्स डी वाई वाले, और हमारे कोर्सेज में भी मैक्सिमम वही मिलेंगे, लेकिन ऐसा सम फंसाया जा सकता है जिसमें आपको ऐसा कुछ दे देगा। तो यहाँ पर एक मैथमेटिक्स की ट्रिक लग रही होती है, बस ये मान के चलो आप, ठीक है? कि जब भी ये बन जाता है वाई डी एस प्लस एक्स डी वाई, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स वाई होता है। आ रही है बात समझ? वो क्यों होता है उससे बचाने के लिए मैंने आपको एक ये लॉजिक दे दिया है कि ऐसा डिफाइन होता है। तो हमने बचने ये क्या कि इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली बता नहीं सकते, हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन डिफाइन होता है मैक्स में एक्स वाई। ठीक है क्या? यस सर। कोई दिक्कत? तो रूल होता है डी एक्स वाई अगर जहां भी है तो वो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो वाली बात होती है ना, वही है ये। एक्स को रखा फिक्स, वाई का पार्शियल डी वाई, वाई को रखा फिक्स, एक्स का पार्शियल डी एक्स। ठीक है? यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। तो ये हमारे पास एक और रूल है कि भाई इस तरीके का डिफरेंशिएशन हम, इंटीग्रेशन हम कर पा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखो कुछ जगह पर इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, है ना? अच्छे लेवल के जो सम होते हैं ना, यहाँ से मैं आपको कहीं दूसरी हवा पे ले जाना चाह रहा हूँ। अब 2 टाइप के फोर्सेस डिफाइन होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो आप बस वो लॉजिक समझ पाओ, इसलिए मैंने ये वाली चीजें कराई है ना। जैसे मैथ्स में इसका इंटीग्रेशन डिफाइन, कुछ ऐसे फंक्शन आए थे जिसके इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं होते, उनका क्या होता है वो भी हम देखते हैं अभी। ठीक है? यस सर। ये लिख लिया क्या भाई सभी ने? 1 सेकंड। तो अपने कोर्स में मान के चलना, आपके नॉर्मल वाले होंगे, एक्स वाला एक्स ही होगा, वाई वाला वाई होगा। जैसे जो आपके बिगनर बॉक्स में सम है, एक्सरसाइज में सम है, वो सीधे होंगे। आपको कोई मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं दिया जाएगा ऐसा कुछ भी जिसमें आपको फंसा दिया जाए। ठीक है ना? नीट के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन आईआईटी में ऐसे भी सम पूछ लिए जाते हैं कि वर्क डन बताओ इसका कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा। तो सिंपली अभी आप एक ये ध्यान रख लो, इतना वाला तो ध्यान रख सकते हैं ना हम, सिर्फ एक मेथड तो याद रख सकते हैं, एक टाइप। यस अलग टाइप नहीं करा रहा हूं मैं, इसमें पावर वाले टाइप भी होते हैं, लेकिन एक टाइप याद रख लो, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल है वाई और एक्स दे दें और फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे, गड़बड़ करके आओगे। ठीक है? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मैथ्स कहता है एक्स वाई होता है, तो ये ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट सम बन जाएगा फिर यहाँ है वो एक लाइन का ही सम, लेकिन कॉन्सेप्ट बस इतना सही है, इसका इंटीग्रेशन गड़बड़ कर देते हैं हम, इसलिए इसका इंटीग्रेशन डिफाइन है मैक्स में एक्स वाई। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर।
जैसे देखो इसी में एक और आगे समझाता हूँ बात एक और एग्जांपल से, ये समझ आ गया। जैसे मान लो ऐसा कुछ होता, सिर्फ सीख के रख लो ना, इंटीग्रेशन पे ज्यादा मत जाना, सिर्फ आप सीख के रख लो। मान लो ऐसा कुछ होता, वाई एक्स स्क्वायर जे कैप, ऐसा कुछ होता, मैं इसका जुगाड़ भी दे दूंगा आपको, और बोलता फ्रॉम ए पॉइंट आपको दे रखा है 1,1,1 टू बी दे रखा है हमें 2,2, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो जहां पर एक्स एक्स होते हैं, वाई सिंपल वाले होते हैं, वो तो आप कर ही लेते हैं ना। मैं अगर यहाँ पर मान लो वाई नहीं देके सिर्फ आपको एक्स क्यूब देता, तो आप कर लेते ना इजीली, एक्स क्यूब डी एक्स बनता है, x4/4 हो जाता है ना। यस सर। तब तो पंगे नहीं होते ना भाई आपके साथ। अगर मैं यहाँ Yes. पर सिर्फ y देता तो आप कर लेते y²/2 और लिमिट लगा लेते, हो जाता काम। लेकिन यहाँ पर Yes, पंगा sir. क्या है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, दो वेरिएबल डाल दी। तो ये थोड़े से अच्छे सम हो जाते हैं, ध्यान रखना, ये पार्शियल वाली चीज होती है। यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है, तो मैं देखो वही लिखूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आप ऐसा ही करते क्या, xy² dx प्लस yx² dy, यही लिखते क्या हम, है ना, यही लिखते हैं। Yes. Yes, sir. अब फिर फंस जाते हैं हम कि यार इसका इंटीग्रेशन क्या कर, कि नॉर्मल वाले तो आते हैं सभी को भाई, इसका जैसे ये वाला चलो सिखा दिया मैंने, y dx और x dy, वैसा ही कुछ है, ये वाला अभी भी हो जाएगा। इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, dxy²/2, कैसे देखो, समझ के आते हैं साइड में। अगर मैं इसको लिखता dx²y²/2, तो समझना लॉजिक, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, पार्शियल है ना, पार्शियल कैसे किया जाता है वो समझना। सबसे पहले मैंने y² को रखा फिक्स, x² का 2x क्या, समझना ढंग से, यस सर। ऐसा बनता है ये 2x y² dx, आया ना, प्लस फिर मैं क्या करता, x² को रखता फिक्स, 2y dy बनता है क्या, ये नीचे 2 तो था ही ऑलरेडी, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल होता, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल होता, तो ये पूरा फंक्शन वही है कि जो हमें चाहिए अभी, रिक्वायर्ड फंक्शन। इसका मतलब है कि हम इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो चीज दे रखी है, इस पूरे को हम लिख सकते हैं, ये आपको इंटीग्रेशन ध्यान नहीं रखने, बस लॉजिक समझ लेना यहाँ पे क्या है। इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ x² y²/2, और जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आपको पता है 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाता, x² y² क्या, और लिमिट कहां से कहां तक होती, यस सर। 1 1 1 2 2 2, आया ना। सर एक सेकंड पहले पूरा सुन लो, y² कहाँ से आया? पहले पूरा सुन लो, मैं वही कह रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन पे अभी ध्यान मत दो, पहले पूरा सुन लो। सपोज कि इसका इंटीग्रेशन ये आता, बात समझ गए, लॉजिक सीख लो, मैं यही तो कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन पे ध्यान मत दो, वो आया ऐसे, उसको मैंने बता भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, वहां आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी आप इंटीग्रेशन मान लो इसका कुछ ऐसे आता, मैक्स कहती है इसका इंटीग्रेशन ये होगा, आ रही है बात समझ, ये तो मान सकते हो ना अभी थोड़ी देर के लिए तो, कि मैक्स कहती है इसका Yes, sir. इंटीग्रेशन ये होगा। अब आपको सिर्फ लिमिट रखने की बात आई, 1/2 तो बाहर है, पहले क्या करोगे बताओ, 2 का स्क्वायर क्या, आया ना, यस सर। -1 का स्क्वायर क्या, तो मेरे पास वर्क डन कितना आ जाता, 1/2, ये 4 16 - 1 15 बच जाता क्या, तो आंसर आया 7.5 जूल। इसका मतलब समझना, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन और फंसा क्या, अभी ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था कुछ, और मैक्स ने इसका इंटीग्रेशन बता दिया, और हम वर्क डन निकाल पाए क्या, यस सर। वर्क डन निकाल पाए क्या। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, इंटीग्रेशन पे मत जाना, मैं बस एक चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मान लो फोर्स और ऐसा कुछ आ जाता, x³ y i प्लस y² xj। अब क्या होता है, ये जो फंक्शन है इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन मैक्स में डिफाइन नहीं होता, ये पार्शियल से भी नहीं हो पाता, तो दैट मींस यहाँ पर वर्क डन निकाल पाना, इस एक्सप्रेशन से वर्क डन निकाल पाना मुश्किल हो जाता। लॉजिक समझना बस, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फंक्शन कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया, इसको मैक्स डिफाइन नहीं करती, जैसे आप इसका लिख पा रहे हो ना, जैसे आप उसका लिख पा रहे हो, है ना, Yes, sir. यस यस सर। एक जगह आके क्या होता, मैक्स इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाता, इसका इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं कर पाते हम, या सॉल्व नहीं हो पाता। तो कोई भी ऐसे फंक्शन, फोर्स के ऐसे फंक्शन, क्योंकि मैं आगे मैंने पहले कहा ना, मैं आपको डेफिनेशन दूंगा किसकी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, या मैं आधी डेफिनेशन नहीं दे सकता ना, आधी अधूरी, मैं आधी अधूरी डेफिनेशन देके नहीं छोड़ सकता।
इसलिए मैं समझा रहा हूँ। कुछ फोर्स के ऐसे फंक्शन आते हैं जिसमें मैथ्स फेल हो जाती है, यानी जिनके वर्क डन निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, आया ना, जिनके वर्क डन डिफाइन नहीं हो सकते Yes, sir. इंटीग्रेशन से। तो जो भी ऐसे फोर्सेस जिनके इंटीग्रेशन करके आपको वर्क नहीं मिल पा रहा है, जैसे ऊपर वालों में तो मिल रहा है ना, यहाँ निकाल लिया आपने, यहाँ निकाल लिया क्या, ऐसे ही इसको जब सॉल्व करते तो मैक्स से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाता, तो वर्क डन आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस जिनके वर्क डन हम निकाल नहीं पाते विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, उनको बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोला जाता है? तो सर हाँ जी, क्वेश्चन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाँ वही बता रहा हूँ मैं, सॉल्व वो हो भी सकता है कि सिखाएंगे, नहीं? ओके सर, वो भी सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे, ओके सर, सब बताएंगे कि क्या करना है। इंटीग्रेशन लगाने तो नहीं बैठेंगे ना, वो भी सिखा देंगे यस। कैसे चेक करना है कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, हाँ बोलिए। सर वैसे इंटीग्रेशन में हमने सर 2 2 वो सब कैंसिल कैसे किया सर? ये 2 और 2 कैंसिल कैसे किया? हाँ मैं सर, तो ये वो कह रहा हूँ, ऐड हो गया। अरे कहाँ से ऐड हो जाएंगे, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ। अब ऐसा लिखने का मीनिंग क्या है, ये क्यों लिख पाया ये समझना। देखो मैं नीचे बता देता हूँ इस चीज को, ढंग से सीख लेना, ठीक है। ये एक्स वाई स्क्वायर था, यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स था, मैंने बोला मैं इसके आगे पूरा क्या लिख पा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। आ रही है बात समझ? अब इसको चेक करते हैं क्या मैंने ये सही लिखा है क्या। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना कहते हैं। पार्शियल कैसे करते हैं, देखो वाई स्क्वायर को रखा फिक्स, वाई स्क्वायर को रखा हमने फिक्स, यानी इस वाले का कर रहे हैं हम ना, इसका इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो जैसे मैंने वाई स्क्वायर को रखा फिक्स, हाँ या ना, यस सर, एक्स स्क्वायर का 2x dx क्या, यस सर, और नीचे 2 तो था ही ना ये वाला। Yes. मैं तो इसका इसका पार्शियल कर रहा हूँ, बात समझ आ रही है। फिर मैंने एक्स स्क्वायर का रखा फिक्स, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy, और नीचे आएगा 2, वो तो 2 था ही। तो इस 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्या, इसका मतलब है ये वही बन गया क्या, देखो इसका मतलब इसको ये लिखा जा सकता। बात समझ आ रही है? ओके सर, यस सर। सर मेरे को लगा आपने साइड साइड में कैंसिल किया ना, तो सर मेरे को नहीं, लगा आपने साइड में कैसे किया। कुल मिला के इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है मैक्स में, तो इस पूरे को लिखा जा सकता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय। बात समझ आ गई? तो ये अभी के लिए आप ध्यान रख लो कि सिर्फ इंटीग्रेशन करनी नहीं है आप, एक ऊपर वाला जरूर ध्यान रख लेना, वो याद रख लेना कि एक्स डी वाई वाई डी एक्स है तो वो एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला नहीं ध्यान रखा तो चलेगा? नहीं, नीचे वाला ध्यान मत रखना, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होता है, आप कितनों को देखने बैठो। अरे ना बात समझ, यस सर, फंक्शन में सर तो ये पावर मैथ्स बदलता का जाएगा ना। कॉन्सेप्ट है ना ये? यस सर, क्या? तो मतलब ये जो आप डेरिवेशन अभी निकाला सर, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट था ना ये ये वाला? मैथ्स में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह पढ़ाते हैं मैथ्स वाले, आईआईटी वालों को। नीट में चांसेस है ऐसे सम के नीट आने में बिल्कुल चांसेस नहीं है, जो आ सकता हूँ मैंने ऊपर लिखा दिया कि आप एक ये वाला ध्यान रख लो बस, ठीक है, कि कहीं पर ऐसा बन जाए तो इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई हो, ठीक है भाई। इतनी इतना कॉम्प्लेक्स वो कर सकते, पावर बदल के बहुत मुश्किल है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना, क्योंकि क्या होता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में सब आधी डेफिनेशन पढ़ाते हैं, तो सिर्फ उससे बचाना चाह रहा हूँ मैं आपको। बात समझ रहे हो? यस सब जगह कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की आधी अधूरी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। अब बच्चे डेफिनेशन तो याद रख लेते हैं, जैसे मैं भी आपको दे दूं कि कुछ फोर्सेज होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कुछ फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। अब ये डेफिनेशन वाइज तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए ना तो उसका लिंक होता है इन चीजों से, समझ रहे हो बात। जिनका इंटीग्रेशन आप कर पा रहे हो, जिनका इंटीग्रेशन आप कर पा रहे हो, और कुछ ऐसे होंगे जिनका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे। तो जिनका नहीं कर पाओगे वहां पे आप वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या इंटीग्रेशन की हेल्प से, जबकि वर्क डन Yes. तो डिफाइन ही ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी एक्स एफ टी वाई। तो कुछ ऐसे फंक्शन हो जाते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं, भाई वर्क डन निकल किससे रहा है, फोर्स से तो निकल रहा है, आप इस फोर्स का तो वर्क डन निकाल रहे हो, ये आया ना, यस आप इस यस, फोर्स का तो वर्क डन निकाल रहे हो। अब इस फोर्स का वर्क डन आप कैपेबल हो या नहीं हो ये तो मैथ्स बताएगी ना भाई, आप थोड़ा बता दोगे देख के। आपको तो लॉजिक पता है, वेरिएबल फोर्स निकालने का तरीका, वर्क डन निकालने का तरीका एफ टी एक्स एफ वाई डी वाई ऐसा है। तो ये तो मैथ्स कह रही है ना कि नहीं हो पाएगा ये सॉल्व, डिफाइन नहीं है ऐसा इंटीग्रेशन, तो आप वर्क डन नहीं निकाल पा रहे हो। आ रही है बात समझ? यस सर, तो ऊपर का एक ध्यान रख लेना। अब आप ये डाउट बिल्कुल सीधा आ जाता है कि सर ऐसे कैसे पहचानेंगे कि
ये वाला होगा कि नहीं होगा, उसको करने का तरीका सिखा देते हैं, ठीक है। बहुत रेयर है, मॉड्यूल में एक भी सम नहीं होगा, ध्यान रखना इस टाइप का, कि जिसमें आपको चेक करने को बोले या जिसमें आपको ये देख के पता लग जाए कि कंजर्वेटिव है या नहीं। ऐसे कहीं भी फोर्सेज नहीं मिलेंगे आपको मॉड्यूल में, ठीक है भाई। सर एक मिनट मतलब डाउट आ रहा है थोड़ा। बोलो। सर वो जो आपने इसके ठीक ऊपर वाला सम कहा ना, W इज इक्वल टू 2 into 2 minus 1 into 2, सर वो कैसे है, एक बार फिर से बता दो सर। जैसे देखो आप सिंपल, कहीं पर भी इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है, लिमिट होती मान लो 2 और 4, तो आप इसको x लिखते हैं क्या, यस सर। और आप लिमिट लगाते हैं x की जगह 2 और ऐसे ही लिखते हैं 4 - 2। यस सर। अब मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ dxy जो है वो पूरा ही xy आया है, समझ गए ना भाई बात। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता था, x होता था, क्या होता था, यस सर। dx x होता था ना भाई। यस सर। यस सर। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dxy xy हो जाएगा। XY हो जाएगा, सही। जब आप यहाँ लिमिट 4 और 2 होता था तो आप यहाँ 4 और 2 लिखते थे। अब यहाँ पर दोनों लिमिट होनी चाहिए ना, जैसे मान लो 4 और 2 इसकी, 6 और 3 इसकी सपोज, तो अब मैं पहले इस पूरे x की जगह 2 रखता था, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लगते हैं क्या। यस सर। अब मैं इस पूरे की जगह रखूंगा तो पूरे की जगह मतलब है 6 और 3 दोनों रखना पड़ेगा, यस सर। -4 × 2। भाई वेरिएबल की फाइनल लिमिट, फाइनल x वाली x में जाएगी, y वाली y में जाएगी ना। यस सर। यस सर। समझ आ गई बात। समझा सर। तो ये ऊपर का एक ध्यान रख लेना, वो आ सकता है yi + xj, वो आपको दे सकते हैं, और पूछेंगे कैसे वो भी मैं बता दूंगा आपको, समझ ना, पूछेंगे कैसे वो मैं बता दूंगा आपको। ये कॉन्सेप्ट जेई का कॉन्सेप्ट है, लेकिन नो डाउट नीट में डेफिनेशन इनकम्प्लीट नहीं रह जाए इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है भाई। तो आप स्किप कर सकते हो इंटीग्रेशन। हुआ कैसे, थोड़ा बहुत पार्शियल मैंने आइडिया दे दिया है, ऐसे होता है मैथ्स के अंदर, पूरा डिटेल में मैं भी नहीं बता सकता, कोई फायदा नहीं है यहाँ पढ़ने का उसको, ठीक है। यस सर। क्योंकि ना तो ऐसे इंटीग्रेशन आपसे पूछे जाएंगे ना कुछ और, लेकिन लॉजिक क्या है वो सीख लेंगे अब हम, है ना। तो ऐसे कुछ फोर्सेज होते हैं जिनके वर्क डन आप निकाल नहीं पाते, जैसे यहाँ आपने निकाल लिया है, ऊपर वाले में आपने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ मैथ्स कहती है कि भाई निकल जाएगा, xy² yx² है तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़े आगे। 1 minute सर। एक डेफिनेशन दूंगा, बहुत जोरदार डेफिनेशन है, अच्छी बुक्स में तो वही डेफिनेशन होती है। जैसे मैंने एक रूल लिखा है वो सभी को समझ आ गया, dxy कैसे लिखा है हमने, xdy + y हाँ dx, ये पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है भाई। तो किसी को अगर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है ना तो ये देख लो, ऐसे समझ लो, जैसे dxy है, इसका पार्शियल कैसे करते हैं हम, अभी ऊपर लिखा है मैंने, सबसे पहले x को रख दो फिक्स, y का पार्शियल dy, y को रख दो फिक्स, x का पार्शियल dx। ऐसे अगर फंक्शन ऐसा हो x y z, इसको चालू हो जाए हम, सबसे पहले मैंने अगर मान लो y और z को रखा फिक्स, तो x का पार्शियल क्या होगा, dx, आया ना। यस सर। x और z को रखा तो dy, और अगर x और y को रखा तो dz। एक बार में एक का ही कर पाओगे, ये पार्शियल का कॉन्सेप्ट है, समझ आ रही है बात। यस सर। यस सर। तो जब आपने yz को फिक्स रखा तो dx, xz को फिक्स रखा तो dy, और xy को फिक्स रखा तो dz। ये बात समझ आई क्या, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ऐसे मान लो इसका करते हैं हम, मुझे बताओ अगर मैंने y² z² को रखा फिक्स तो x² का पार्शियल कितना हो जाएगा, 2h dx। ऐसे मैंने अगर x² और z² को रखा फिक्स तो कितना हो जाएगा, 2y dy। और ऐसे मैंने अगर x² y² को रखा फिक्स तो 2z। 2z dz। क्या आया ना। यस सर। अब तो हो जाएगा, देखो ऊपर वाला आपको क्या निकालना था, xy² + yx², क्या आया ना।
यस सर, तो z वाला 0 मान ले, हम z वाला है ही नहीं ऐसा मान ले, 1 मान ले इसको, यस सर, तो dx स्क्वायर y स्क्वायर ही बनेगा क्या, अगर z को 1 मान ले तो बोलो यस सर, यस और नो। यस z को जैसे 1 मानोगे तो ये खत्म ना, और यहाँ से ये भी खत्म, तो देखो ये वही बन रहा है क्या हमें चाहिए था अभी रिक्वायरमेंट वाला, देखना आप समझो यहाँ से, ये बना देखो यहाँ से 2x y स्क्वायर dx, और ये कितना बन गया 2y x स्क्वायर dy, यही बना है क्या। अब मैं अगर 2 को कॉमन लेके नीचे भेज दूं तो ये रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, z है ही नहीं, आया ना। यस सर, अरे इतनी मैथ तो समझ सकते हो यार, इतना Yes, सिखा sir. दिया अब तो, Yes. इसलिए वो ऐसा हो रहा है, समझ आ गई बात, इसलिए वो ऐसा हो रहा है, अब तो क्लियर है। तो पार्शियल कैसे करते हैं, एक एक में एक एक का उठाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर साथ है तो एक बार में एक्स स्क्वायर को उठाओ तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y dy, वाई स्क्वायर को उठाओगे तो कितना हो जाएगा 2x dx। आ गई क्या बात समझ। यस सर। इधर से 2 को नीचे भेज दो तो बन गया ना रिक्वायर्ड फंक्शन जो चाहिए था, आया ना। कैसे निकाल सकते हो किसी का भी पार्शियल, एक बार में एक को रखना होता है, ठीक है क्या, यस सर। कोई दिक्कत, मैंने लिखवा दिया देखो रूल, फिर भी कि अगर कैसा भी फंक्शन आ जाए तो भी कर पाओ आप, अगर किसी को हो ना जरूरत की सर अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया तो ये एक मैंने चीज सिखा दी है, सही कॉन्सेप्ट पे जा पाए तो समझ आ गया, मैक्स से उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, अब तो कर लोगे, अब तो दिक्कत नहीं है। तो ये जो डिफरेंशिएशन वो हमारे पोर्शन में नहीं है, राइट? पोर्शन में नहीं है, पार्शियल वाले है ना, पार्शियल अपने कोर्स में नहीं होता। सर वैसे तो सर ओवरऑल डिफरेंशिएशन कम ही रहेगा ना हमारे पोर्शन में नीट के। हाँ नॉर्मल डिफरेंशिएशन आता है, सिंपल वाले जो करते हो ना आप। Yes. मैं सिर्फ ये क्यों सिखा रहा हूँ ना, उसका लॉजिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी सिर्फ एक लाइन और बची है मेरे पास। जैसे मान लो अब एग्जाम्पल होता है ऐसा कुछ, फोर्स होता एक्स क्यूब वाई आई कैप, या मान लो ऐसा कुछ होता एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर हो जाता क्यूब ले लो इसको ना, एक्स क्यूब वाई और यहाँ पर वाई क्यूब एक्स, ऐसा कुछ हो जाता सपोज, पावर और क्यूब बढ़ गई, ठीक है। अब मैं इसका पार्शियल जानता ही नहीं हूँ, समझ आ रही है बात। Yes. तो मैं क्या बोलूंगा, सपोज इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, आप तो ऐसे ध्यान रखो, ऊपर जिनका हो सकता तो मैंने करवा दिया, तो यहाँ पर आप इनका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, समझ आ रही है बात, तो इनका वर्क डन निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, नॉट पॉसिबल, क्लियर है क्या। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, इफ अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये वर्ड होते हैं ध्यान रखना, कंजर्वेटिव किसे बोलते हैं, इफ अ फोर्स इज कंजर्वेटिव then we can get work done by integration। क्या ये वर्ड समझ आया अब आपको, कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, वो इक्वेशन देके पूछ रहा है, तो हमारा आंसर कैसे होता है कि भाई अगर जिसका इंटीग्रेशन कर पाओ तब तो पॉसिबल है वर्क डन निकालना, जिनका नहीं कर पाओ उनका नहीं है। तो जिनके वर्क डन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, वो सारे कैसे होते हैं कंजर्वेटिव। अब आपको ये लाइन से पता है, इजी हो जाएगा सब कुछ। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं ऐसा, फोर्स दे रखा है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, क्या ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, नहीं है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है ना, ये है तो हो सर, ये जाएगा, वाला है सर, ये वाला है ये तो सीधा हो जाएगा, इसमें क्या नहीं Yes, है, हो sir. जाएगा ये तो। सर, इसमें तो एक ही वेरिएबल है। तो देख के पता कर लोगे ना कैसे कंजर्वेटिव है, ऊपर की जो थीम सिखाई है वो क्लिक हो रही है अब। यस सर। मान लो फोर्स ऐसा आ गया 2x प्लस 3y, आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखना, ये आई कैप आ गया और ये जे कैप आ गया, क्या ये कंजर्वेटिव है। Yes, Yes, sir, sir. yes, sir, है। तो वो जो ऊपर के कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका लिंक समझ आ रहा है, सिंक्रोनाइज कर पा रहे हो टॉपिक को। Yes, sir. Yes. क्योंकि नीट में यही है, नीट में यही है। अगर अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ाता ना टॉपिक और ऐसा बोल देता कि ले बेटा ये बता ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो फंस जाते आप कि सर कैसे पहचाने कंजर्वेटिव नहीं। देखो डेफिनेशन तो ये कहती है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता, वैसे डेफिनेशन दी जाती है, इक्वेशन से कोई नहीं बताता है। लेकिन अब आप कैपेबल हो ना, ये क्यों कंजर्वेटिव है इसका रीजन जानते हो आप, Yes. इसका रीजन जानते हो ना आप, ये क्यों कंजर्वेटिव है।
क्योंकि मैं इसका वर्क डन निकालने के लिए कैपेबल हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। आया ना? यस सर। अच्छा Yes. तो यस सर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं भाई, ये क्वेश्चन आते हैं और ये मैक्सिमम लोगों के पास आंसर नहीं होता। इक्वेशन से कोई आंसर नहीं बताता। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की एक्चुअल डेफिनेशन ऐसी दी जाती है भाई, फोर्स देख के बताओ कंजर्वेटिव है या नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, जितने भी कांस्टेंट फोर्स होंगे क्या वो कंजर्वेटिव होंगे क्या? यस सर। यस यस सर। सर। ये ऊपर आपने निकाला है देखो कांस्टेंट का, मेरा तरीका क्यों था ये कराने का, समझ रहे हो ना? एक साथ लिंक होती है थ्योरी एंड में। ये कांस्टेंट का आपने निकाला क्या? Yes, sir. यस सर। मैंने कहा ना एक ही मेथड से सीखेंगे। अब आप बोल रहे थे ना सर ये तो f.dr से हो जाता नो डाउट, लेकिन मेरे को थ्योरी लिंक करानी थी। क्या बात समझ आई? तो Yes. कांस्टेंट का भी आप निकाल Yes. सकते हो, आप ऐसे वेरिएबल का भी निकाल सकते हो जो सिंगल हो, आप डबल में भी कुछ का निकाल सकते हो, बाकी कुछ का नहीं निकाल पाओगे। अब आपको क्लियर हो रहा है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? Yes, तो sir. जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं नेचर में? कंजर्वेटिव। यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो ये इक्वेशन देख के पूछ लेते ना भाई तो हाथ पांव खड़े हो जाते हैं बच्चों के कि यार ये क्या पूछ लिया। तो मैंने कह दिया कि थोड़े बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो ऐसे पार्शियल से निकल जाते हैं इंटीग्रेशन में, वो बात अलग है, हमारे पार्शियल वाले कोर्स में नहीं होते। लेकिन फिर भी एक दो तो मैं सिखा पाया ना भाई, एक दो तो बता दिया आपको यहीं पे। अब अलग से पढ़ने की जरूरत थोड़ा है पार्शियल इंटीग्रेशन, इतना तो कर ही सकते हो। अगर उसने y और xj दे दिया, और यही बता रहा हूँ 99% नीट में यही समझ आता है। एम्स जब था ना, जब अच्छा लेवल रहता था पेपर का, तब वो देते थे ऐसा कुछ। अब बोल देते थे कि बेटा बताइए कंजर्वेटिव है या नहीं। अब बच्चे आधे से ज्यादा का आंसर गलत होते थे इसमें, कैसे पहचाने यार ये कंजर्वेटिव है सर नहीं है। तो और मान लो उसने, हाँ बोलो। वर्क डन नहीं पूछा जाएगा, मतलब खाली कंजर्वेटिव है कि हाँ नहीं ये, है ये और पूछा अगर जाता पूछ है। ले तो वो भी आता है ना, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन कर दिए। मान लो उसने ऐसा बोल दिया कि ये जो वर्क, इस फोर्स का वर्क डन बताओ या तो कितना है, और फिर नेचर पूछ लिया, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों चीजें पूछ ली सपोज, तो ऐसा यस अगर दोनों वो भी सर तो पूछ निकल ही सकता है। रहा है तो सर हो ही जाएगा ना तो वो कंजर्वेटिव। आपको पता है, वो तो आपको पता है ना भाई निकल रहा है। हाँ सर। बच्चे को थोड़ी ना पता है कि इंटीग्रेशन से जिनका हम निकाल पाते हैं इंटीग्रेशन को कंजर्वेटिव बोलते हैं, बच्चों को थोड़ी ना पता है। ये तो आपको पता है कि निकल रहा है तो है। यस सर लेकिन आपने आधी आगे दुनिया बताया। को तो नहीं पता है ना, आधी दुनिया तो आंसर निकाल लेती है। अब नेचर चेक करने में दिक्कत हो जाती है। या आपको पता है कि यार मैं जब सॉल्व ही कर लिया है तो दैट मींस वो कंजर्वेटिव है, या आपको पता है पीछे की कहानी। बात समझ आई? Yes, यस sir. सर। मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। जो भीड़ वहां पे 90% बैठती है ना बची हुई, उनको आंसर आ जाता है नो डाउट, क्योंकि उनको टीचर सिखा के भेजता है। और इसका तो भाटा ही नहीं निकाल पाते हैं वो, इसमें तो फंस जाते हैं 199%। वो क्या करते हैं पता है? वो ऐसा ही करेंगे, y dx x dy, और वो y को यहाँ बाहर रख के x का इसको x लिख देते हैं, इसको y लिख देते हैं। समझ आ रही है बात? यस सर। तो बट dx का इसका एक्स इंटीग्रेशन x वाई कर देते हैं और होगा। फिर फंस जाते हैं। फिर वो 2xy कर देते हैं और गलत आएगा आंसर, आप भी मानते हो। हाँ सर डबल आ जाएगा। तो लॉजिक समझ गए ना, इसलिए इसका आंसर नहीं निकाल पाते मैक्सिमम बच्चे। तो इसलिए मैंने आपको पार्शियल थोड़ा बहुत करा दिया, ठीक है क्या? यस कोई सर। दिक्कत? बोलिए। सर आज के नोट्स का पीडीएफ आप ग्रुप पे भेज सकते हो क्या? क्यों? सर थोड़ा सा ऊपर नीचे छूटा है। ठीक है देखते हैं। यस सर। और आपको जुगाड़ बता दूं, इन दो दो सम के जुगाड़ बता दूं क्या किया हमने? इन दो सम के जुगाड़ बता दूं। यस सर। देखो इंटीग्रेशन में आपने लिखा यहाँ पर x dy, और यहाँ पर बच रहा था y dx। क्या आप इसका जैसे नॉर्मल करते हो वैसा कर दो, इसको x5 लिखते क्या, इसको yx लिखते क्या, यस और कॉमन वाला मान लो। क्या मान लो? कॉमन वाला। जैसे मान लो अभी ऊपर फंस रहा था x² dy और y² dx। क्या यस ये x² y और xy² बनेगा क्या? ऐसे कुछ था कि ऊपर देख लेने का फंक्शन क्या था हमारे पास ऊपर, ऐसा कुछ था ना xy² और ये समथिंग। तो xy² dx बचा था क्या, और दूसरा फोर्स क्या था? yx² है ना, ये था क्या? यस इसको जैसे करते हो वैसा कर दो। देखो आप इसको y² को बाहर रखते हैं, x² का आप जानते हो यही होता क्या? यस सर। कॉमन वाला ले लो, कॉमन क्या होता है? यही होता है क्या? समझ आई बात? यस सर। तो मैक्स टू मैक्स अपने कोर्स में ऐसे ही आ सकते हैं, बस मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं ये वाले, ठीक है क्या? सर हमने वो एक्स वाई वाले में क्या किया था सर? xy वाले में भी सेम किया ना, ये x dy बचा था, ये y dx बचा था क्या?
Yes. ऐसा कुछ था, ये बचा था y, मतलब एक बचा था x dx और एक में था शायद y dy, ऐसा कुछ बच रहा था ना। देख लेना फंक्शन क्या था अपने पास, y dx प्लस x dy, ऐसा था ना। Yes. y बाहर है dx का x बाहर है dy का y। अच्छा सर उसे कांस्टेंट ले लिया। ओके सर ओके। जैसे 1 dx हो भाई, y का dx के रेस्पेक्ट में मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ dx का जानता हूँ। यहाँ पर x का dy नहीं जानता, सिर्फ dy का जानता हूँ, ठीक है। ओके सर, तो मेरे को वही तो ये समझ सिर्फ में नहीं जुगाड़ है, आया। ध्यान रखना थोड़ा बहुत कि ऐसा फंक्शन आ जाए तो जुगाड़ मार लो आप। बाकी लॉजिक मैं भी और सिखा दूंगा। अब ये तो फर्जीवाड़ा तरीका हो गया ना, लेकिन ठीक है, शॉर्टकट है, क्योंकि इससे ज्यादा नीट ऊपर नहीं भागता है। मैक्स टू मैक्स ये वाला सम दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो यही देगा। अब एग्जाम में अगर भूल जाओ तो ट्रिक ध्यान रख लो कि यार सर ने सिखा रखा है कि सिंपल कर दो, एक्स वाई और एक्स वाई बनेगा, तो इनको प्लस नहीं करना है, कॉमन टर्म लेनी है, ठीक है। यस सर। समझ आ गई मेरी बात? 1 मिनट सर। यस सर। सर बोलिए। सर तो वो सिर्फ वो स्क्वायर, मतलब अभी ऊपर जो आपने कराया था एक्स वाई स्क्वायर dx और वाई एक्स स्क्वायर dy इधर तक ही रहेगा, उसके आगे क्यूब में नहीं जा सकता है ना, क्यूब में पॉसिबल नहीं नहीं नहीं, है। तभी तो कहा ना मैंने, वो देखो अब आपको लॉजिक समझ आ गया, जुगाड़ से पॉसिबल नहीं हो रहा ना फिर वो, हाँ सर। तो वो मतलब इसलिए तो समझ गए, ये एक जुगाड़ है बस चेक करने का। ओके सर। समझेगा भाई बात? जैसे इसका जुगाड़ मारते हैं आप तो क्या लिखते हैं, वाई एक्स 4/4 क्या आया ना। और यस इसका सर। क्या लिखते, वाई 4/4 क्या कॉमन टर्म आ रही है क्या, कुछ नहीं आ पा रही ना, नो सर। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए। यस सर। तो आपके पास एक जुगाड़ है हाथ में, ये जुगाड़ क्या होते हैं, नीट में ब्रह्मास्त्र काम कर जाते हैं। नीट में तो 101% जुगाड़ से चलता है पेपर। इस बार का भी पेपर यही पूरा हुआ जुगाड़ था पे, ना। पूरा जुगाड़ पे था पेपर। बच्चे टफ बता रहे नो डाउट, लेकिन जिनको जुगाड़ पता था ना वो खेल गए, बस 2-2 सेकंड के सम थे। लेकिन जिनको जुगाड़ नहीं आया ना वो फंसे रह गए। अब यार आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन पे जाओगे, फंसोगे, सीधी सी बात है। उसने तो बिल्कुल ऐसा पेपर दिया था कि आप लगाओ दिमाग, आधे घंटे का पेपर नहीं था फिजिक्स का। वो बच्चों की दिक्कत ये हो गई कि पढ़, इसलिए मैं जुगाड़ साथ में कराता हूँ हर चैप्टर में, आपको दिख रहे होंगे जुगाड़। और ये अभी याद नहीं आता बच्चे को, जब काइनेमेटिक्स का पेपर, वो रॉकेट वॉकेट के सम वैसे आएंगे ना पेपर में, जब पूरी दुनिया कैलकुलेटिव बताएगी ना, तो आप शान से बाहर आओगे। हाँ जो सर, सीधा ऐसे वाले ग्राफ सम के बना ग्राफ, के आ जाएंगे। जब ऐसे वाले ग्राफ थे ना कि पार्टिकल का एक्सलेशन है फिर रिटार्डेशन है, याद करो ग्राफ से अल्फा इफेक्टिव पढ़ाया था मैंने, ए इफेक्टिव। यस सर सर। ए इफेक्टिव। इफेक्टिव। भाई ये जो सम है ना, ये 10 सेकंड 20 सेकंड के सम हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है। तो एग्जाम में अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, जुगाड़ करा हुआ है कॉपी के अंदर, एक तो होता है कि चलो कॉपी में ही नहीं है, तो मैं इसीलिए तो कराता हूँ जुगाड़, क्योंकि मुझे पता है नीट का पेपर जुगाड़ में फंसता है हमेशा, हमेशा का रिकॉर्ड है। मतलब लास्ट ईयर चलो इजी था, लेकिन जब पेपर टफ बोलते हैं ना तो वो जुगाड़ होता है, पेपर टफ नहीं होता है, जुगाड़ होता है। सर वैसे ए इफेक्टिव वाला तो सर जे वालों को भी नहीं पता था सर। क्या? सर मेरे को जे वाले दोस्तों को भी नहीं पता था सर ए इफेक्टिव के बारे में। हाँ, तो यही यही कह रहा हूँ ना मैं, इसलिए ये जो जुगाड़ है ना ये इसीलिए होते हैं क्योंकि नीट में काम कर जाते हैं, आईआईटी में नहीं करते, क्योंकि आईआईटी में तो भाई साहब अच्छे फंक्शन भी दे देते हैं जिसमें आप नहीं डिसाइड कर सकते। सर उधर तो लेवल भी बन जाता होगा ना उनका कैलकुलेट करते करते। उनका क्या है, वो आईआईटी में मैथ्स चलती है ना भाई पैरेलल में, हाँ सर। तो जो फिजिक्स का पेपर बना रहा है वो ये मान के चलता है कि भाई आईआईटी का बच्चा है तो मैथ्स तो पढ़ ही रहा है ना, हाँ सर। तो इसलिए वो कर देते। लेकिन हम क्या करें, हम तो जुगाड़ पे टिकना बहुत जरूरी है। समझ आ गई भाई बात? जिनको आप कर पाओ वो कंजर्वेटिव, तो मैंने जुगाड़ भी सिखा दिया आपको करना। अगर मान लो पार्शियल में दिक्कत आ रही है तो आया ना। यस सर। अभी आप जुगाड़ वुगाड़ है ना ये नोट्स में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आज से 1 साल बाद याद नहीं रहेंगे इतने जुगाड़, आप भी मानते हो ये बात। यस यस सर। तो ये वही तो लड़ाई है कि एग्जाम में जाओ और जुगाड़ याद आ जाए। जुगाड़ ही याद नहीं है तो फिर फंसते रहोगे कि यार कैसे करें। अब आप 101% अपनी क्लास का बच्चा 2-2 सेकंड में सम करेगा, वो इतना ही पूछते हैं, वो ज्यादा नहीं फंसाते, वो ऐसे ही देंगे घुमा फिरा के, x⁴ dx मान लो ऐसा दे दिया i कैप, और y⁴ 1/2 j कैप, जबरदस्ती दुखी हो रहे हो। आपको पता है देखिए कंजर्वेटिव है या नहीं है, हाँ सर, ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव। है ना, वो कंजर्वेटिव। कितना ही फंसा दे है कंजर्वेटिव, कोई नहीं बदल सकता। ये सेपरेट हो सकता है, ये सेपरेट आराम से होगा ना भैया, x dx वाली समथिंग ही तो बन रही है, ये अलग अलग ही तो है आराम से, बस यस वो सर। पावर कुछ भी दे दे चाहे, आया ना। तो ये तो सिंगल वेरिएबल है, ये तो वैसे ही हो जाएगा क्या सॉल्व। यस अब सर। मजा पता है क्या आता है,
बच्चे फंसते ऐसे है ना, क्योंकि पूरी दुनिया ये सीख के जाती है और वो इतना सा चेंज करते हैं, बट ट्विस्ट लाने का काम कर देते हैं वो ये लोग। अब आधी भीड़ बाहर कर दी उन्होंने, आधी भीड़ को बाहर। पहली बात तो ऐसा बम फेंक दिया कि कंजर्वेटिव है नहीं, तो वो देख के नहीं बता पा रहे बच्चे कि यार ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की तो डेफिनेशन तो याद थी, ये इक्वेशन से कैसे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो ये इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती, समझ गए बात। यस सर। अब मेरे पास तरीका तो और है चेक करने का, बता दूं क्या। हाँ सर बता दो सर। हाँ सर उससे बता सर। उससे कैसा भी फंक्शन होना निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैथ्स के ऑपरेटर पे जाना पड़ेगा। देखो अब मैं क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को थोड़ी बहुत चीजें पता है मैथ्स की, इसलिए वो मैं लगा रहा हूँ। पार्शियल इंटीग्रेशन हमारे तो होता था ना भी, इंटीग्रेशन पढ़ के आए हम लोग। हाँ सर। तो आपको किसी भी फोर्स को चेक करना है कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे। देखो अगर आपको एफ वेक्टर दिया हुआ है, जिसको डाइजेस्ट हो ना वही लेना, ये डोज जो ये मैंने चीजें सिखाई हैं, जिसको नहीं हो वो छोड़ देना भैया, ठीक है। क्योंकि बाद में तकलीफ यही आती है कि इतनी चीजें करा दी, कोई काम की है नहीं, हमें तो नीट टफ लग रही है, लग रही है। टफ जब लगती है जब आप घर पे रिवाइज नहीं करते। रिवाइज करोगे ना तो सब चीज ईजी है। एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। अब इस फोर्स को आपको चेक करना है कि अगर ये कंजर्वेटिव हुआ, इस कंजर्वेटिव, देन ये एक वेक्टर होता है, ध्यान रखना। देन अब देखो आने को तो आईआईटी में यही कंडीशन आ जाती है सीधी, और क्या पता, मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि नीट में भी ऐसी चीजें आ जाए। इसको बोलते हैं कर्ल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर होता है, इसको कर्ल वेक्टर नाम कहते हैं मैथ्स में, या डेल ऑपरेटर, कुछ भी नाम हो सकते हैं इसके, ठीक है भाई। अब मैथ्स की कंडीशन ये आईआईटी में आ जाता है, जेई के अंदर एक सम होता है मल्टीपल चॉइस कि अगर ये आपने निकाला क्रॉस प्रोडक्ट और अगर वो 0 आ गया तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। इन सबके नाम एक ही है, ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये सब एक ही वर्ड के नाम है। अब देखो ये, अब आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि सर ये क्रॉस ये ऐसा कैसा बना दिया आपने, ग्रेडियंट ग्रेडियंट बहुत नाम है इसके, कर्ल वेक्टर और ये सब। तो मैथ्स में क्योंकि ये डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है ऐसे, देखो डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप। ये इसको डिफाइन ऐसे करते हैं। ये जो पूरा ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है, इसका मीनिंग ये है। अब ये तो चाहे मैथ्स का बच्चा हो या कोई बच्चा हो, वो याद ही रखता है इस चीज को। तो आ रही है बात समझ। डेल ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप और डेल बाय डेल जेड के कैप। ये वही है जैसे डी होता है ना, डी बाय डी एक्स, ये वैसा ही है। देखो क्रॉस कैसे निकालते हैं वो सिखा देता हूं मैं। अगर बहुत बड़ा तीर लेना है तो देखो क्या होगा, वही हम आई जे के लिखते हैं क्या यहाँ पे, बोलो। यस सर। यहाँ पर तो ऊपर आई जे के लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसा लिखा जाता है। यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, ये ऐसे ही लिखा जाएगा क्या। कर्ल वेक्टर के लिए आई कैप की जगह क्या आएगा, डेल बाय डेल एक्स। तो इसमें एक्स वाई और जेड जो है वो फोर्स का ही रहेगा। नहीं नहीं, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, डी बाई डी एक्स जैसे लिखते हो, उसमें एक्स वाई जेड ओके, किसी चीज से वैसे। डिपेंड थोड़ा करते, तो ऑपरेटर है। ओके सर। और नीचे क्या आएगा भाई बताओ, एफ एक्स ऐसे ही आएगा। अब जैसे आप सिंपल इज्जत से ये चीज लिख लेना कहीं पर, डेल बाय डेल एक्स को जो बोलता है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। बात समझ आ रही है। तो ऊपर कर तो रहे थे आप, अभी ऐसा काम नहीं कर रहे थे क्या। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स कीपिंग वाई एज जेड कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है। देखिए इसको समझते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले बताओ क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं क्या। तो एक एग्जांपल से ही कर लें क्या। सपोज फोर्स का वेक्टर वही वाला लेते हैं अपन। मान लो फोर्स का वेक्टर अपन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स जे कैप, इसको ले लेते हैं, ठीक है सपोज। तो चेक करें हम इसको, तो मैं इसका
इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। देखो कैसे करते हैं, तरीका सुनना। ऊपर सीधा बैठा दोगे आई जे के क्या, यस सर, इधर सीधा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय